अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज की जो बेसिकली टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इंसर्ट मेन्यू की। कंप्लीट इंसर्ट मेन्यू की बात करेंगे, डीपली पढ़ेंगे इसको आज। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कवर पेज शो हो रहा है। कवर पेज बेसिकली क्या होता है, जब पहले हम लोग पढ़ लेंगे आज पेज ग्रुप के बारे में कि पेज ग्रुप में बेसिकली क्या क्या होता है, कितने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो पेज ग्रुप में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है कवर पेज का। कवर पेज बेसिकली क्या होता है, कवर पेज हमारे पास कोई भी बुक हो या कोई भी किताब हो, उसको जो फ्रंट गत्ता होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कवर पेज, जिस पर लिखा होता है बुक का टाइटल एंड सो ऑन, बहुत चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कवर पेज। तो कवर पेज हम लोग MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिक से, ठीक है। और बने बनाए कवर पेज के ऊपर भी एडिटिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बने बनाए पर ही एडिटिंग करेंगे, बिकॉज अभी हमने शेप्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है और नए पिक्चर के बारे में पढ़ा है। तो फिलहाल अभी हम लोग बने बनाए के ऊपर ही एडिटिंग करना सीखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बने बनाए पर ही वर्क करेंगे। फर्स्ट सपोज मैं क्लिक करता हूँ कवर पेज पर, और कवर पेज क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के कवर पेज देखने को मिलते हैं, और आप जिसको यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं इजीली यूज़। फर्स्ट सपोज हमने क्लिक करा इस वाले कवर पेज पे, और करने के बाद ये आपके पास आपके पूरे MS वर्ड के पेज पर ओपन होकर आ जाएगा इस तरह से कुछ। और देखिए इसमें शेप्स का इस्तेमाल हुआ है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसमें और भी फील्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें पिक्चर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इन केस अगर मुझे पिक्चर चेंज करनी है, मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा पिक्चर को, करने के बाद राइट क्लिक करूँगा पिक्चर के ऊपर, और यहाँ पे लिखा होता है चेंज पिक्चर, यू कैन सी इट। आप जस्ट क्लिक कर देंगे चेंज पिक्चर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप चेंज पिक्चर के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप पिक्चर कहाँ से उठाना चाहते हैं, आइकन से, ऑनलाइन सोर्स, मतलब ऑनलाइन अगर आप इमेज को इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इमेज फ्रॉम ऑनलाइन या फ्रॉम इंटरनेट तो आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। फिलहाल हम क्लिक कर देंगे फ्रॉम अ फाइल के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस आपके सामने मौजूद हैं। अभी फिलहाल मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, लाइक ये वाली कर लूँगा, कर दूंगा इसको इंसर्ट, तो देखें ये इमेज आपके इस पेज पर आ जाएगी इसकी जगह। तो इस तरह तो पहले कि हम लोग इमेज को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की या फिर शेप की। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे शेप है, हम क्लिक करेंगे शेप के ऊपर। क्लिक करने के बाद आएंगे इसके शेप फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मजीद चीज़ें मौजूद है। अभी हम चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अभी सिंपल हम पढ़ेंगे इसके कलर को चेंज करना, और बस सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है अगर मुझे अपना शेप कलर चेंज करना तो मैं शेप के फॉर्मेट में आऊँगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ मिलेगा आपको एक ऑप्शन शेप फिल का। आप जस्ट क्लिक करेंगे शेप फिल के ऊपर और यहाँ से कोई सा भी कलर इसके अंदर रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह हम लोग शेप कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैं भी यहाँ पे रखता हूँ लाइक येलो, और जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर दिया, देखिए इसकी आउटलाइन भी आ रही है ब्लैक कलर की, तो आप आउटलाइन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से सर? यहाँ पे अगेन शेप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल, हम क्लिक करेंगे इस बार शेप आउटलाइन, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं आउटलाइन की। क्लिक कर देंगे आउटलाइन के ऊपर, और यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप डिफरेंट कलर्स की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड हो गई, देन रेडिश हो गई, येलो, ऑरेंज, व्हाटएवर जो भी है। और यहाँ पे मिलता है आपको आउटलाइन की विड्थ, लाइक कितनी थिक रखनी है आपको अपनी आउटलाइन। फर्स्ट सपोज है कि हम आउटलाइन की विड्थ थोड़ी बढ़ाना चाहते हो, इस तरह हम लोग उसकी आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, और आउटलाइन की विड्थ बढ़ाकर एक आउटलाइन को नया डिजाइन जो होता है डैश में रखना, डॉट में, इसको बोलते हैं स्टाइल, तो वो भी हम इसमें देखें आउटलाइन में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है एक बने बनाए पे सिंपल एडिट करना। देन फिर आप यहाँ पर आकर ना कुछ भी मतलब टाइप कर लो, लाइक ईयर कौन सा है, कौन मतलब कब ये बुक बनी है, लाइक कौन सा ईयर था उसका, व्हाटएवर, बुक का टाइटल क्या है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग मतलब वी आर मॉडिफाइंग राइट हेयर एज अ कवर पेज, ठीक है। तो हम लोग एक कवर पेज को मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आकर जो है हम लोग इजीली कोई भी टेक्स्ट चाहे तो टाइप कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज एक फील्ड यहाँ पर आई हुई है टाइटल की, तो वी कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया लाइक हेल्थ इज वेल्थ, मतलब मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह कुछ भी लिख दिया हेल्थ इज वेल्थ, तो इट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हम लोग एक बने बनाए कवर पेज के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, सिंपल इज। लेकिन अब हम आगे बढ़ जाएंगे फिलहाल, और आगे आपको मिलती है कुछ चीज़ें देखने को। एक में मिलता है ब्लैंक पेज, एक मिलता है पेज ब्रेक। बेसिकली ब्लैंक पेज क्या है और पेज ब्रेक क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले बात करेंगे ब्लैंक पेज की। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल इंटर से बेसिकली क्या होता है कि आपका पेज दो पेज में ब्रेक हो जाता है, आपके पास एक और पेज खुल के आ जाता है। अभी फिलहाल आप चाहे तो ना प्रेस करें, मैं सिंपल फर्स्ट पेज पर आऊँगा और यहाँ पे आने का रैंडम कमांड से
दो पैराग्राफ लेके आ जाऊँगा, एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद देखें अभी फ़िलहाल हमारे पास दो पैराग्राफ आए हुए हैं, और अगर हमें इन एक ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस होते हैं दो तरह के, ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक। इन दोनों का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो पढ़ लें। तो पहले बात कर रहे हैं ब्लैंक पेज के बारे में। देखिए ब्लैंक पेज बेसिकली करता है क्या है कि अगर जहाँ भी आप फर्स्ट सपोज कि मुझे यहाँ से पैराग्राफ जो है ना मुझे यहाँ से एक ब्लैंक पेज चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के जस्ट मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक पेज के बाद, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ से पहले पेज को ब्रेक करेगा और मुझे एक पूरा ब्लैंक पेज ला के देगा। इस तरह से लाने के बाद फिर जो जितना भी मेरा कंटेंट होगा वो उसको वो थर्ड पेज पे ट्रांसफर कर देगा। ये काम करता है ब्लैंक पेज। लेकिन जो पेज ब्रेक है वो ये काम नहीं करता। वो क्या करता है, देखिए सिंपल मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा पेज ब्रेक के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे पेज ब्रेक के ऊपर वो क्या करेगा, वो उसको कट तो करेगा, मीन्स है से वो उसको ब्रेक तो करेगा मेरे पैराग्राफ को, लेकिन क्या वो मुझे बीच में एक ब्लैंक पेज लाके नहीं देगा, सिर्फ सेकंड पेज के ऊपर ही मेरा पैराग्राफ मूव कर देगा, क्योंकि उसने वहीं उसी जगह से उसको ब्रेक किया हुआ है। तो ये काम करता है आपका पेज ब्रेक। तो पेज ब्लैंक में और पेज ब्रेक में ये फ़र्क होता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल ग्रुप की यूज़ करते हैं। काफ़ी MS वर्ड में काफ़ी ज़्यादा टेबल भी यूज़ होता है। ये टेबल का ऑप्शन हमारे पास। टेबल में देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग सीखते हैं कि सर टेबल को ड्रॉ किस तरह करते हैं। तो टेबल को ड्रॉ करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जस्ट क्लिक करूँगा इस पर, देखें क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी इट। यहाँ पे हमारे पास टेबल को ड्रॉ करने के कुछ तरीके। सर पहला कौन सा होता है, पहला होता है मैनुअल। क्या जस्ट बॉक्सेस पे अपना कर्सर लेके आए, देखें यहाँ पे टेबल आपके सामने बनकर आते जाएंगे। ओके हो गया। सेकंड होता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपको कुछ बिहेवियर्स भी देखने को मिलते हैं, वो पढ़ेंगे अभी आगे। और एक होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि आपको दी जाती है कि पेंसिल और आप उसकी हेल्प से कुछ टेबल्स वगैरह ड्रॉ कर रहे होती हो बॉक्सेस की शेप में, जिसको बोलते हैं सेल्स। अभी फिलहाल मैं क्लिक करूंगा इन सर्कल के ऊपर। देखें मैं सिंपल इस बॉक्सेस पर क्लिक किया, जितने में क्लिक किया ये 10/8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उन्होंने 10/8 मुझे रॉज एंड कॉलम ला के दे दिए हैं इस तरह से। अगर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल के ऊपर, सिंपल देखिए इंसर्ट टेबल क्लिक करने के बाद हम लोग जो है ना अगर 10/8 से मैं ज़्यादा अपने पास कॉलम लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 20/20 भी ला सकता हूँ। ये मेरी मर्जी से मैं ओके कर दूंगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे 20/20 के कॉलम एंड रॉज भी आ जाएंगे सिंपल इस तरह से। लेकिन अगर इंसर्ट टेबल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सपोज बिहेवियर्स वगैरह पढ़ते हैं, यार यहाँ पे अगर मैं 5/5 देता हूँ कॉलम्स एंड रॉस, और यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं ऑटो फिट बिहेवियर्स की। ऑटो फिट बिहेवियर्स का मतलब होता है कि जो आप टेबल इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो किस तरह से आपके पेज के ऊपर फिट होगा, बेसिकली उसको बोलते हैं ऑटो फिट बिहेवियर्स। तो पहला आपको मिलता है फिक्स कॉलम विद। इसका मतलब होता है कि आपका जो टेबल होगा वो आपकी विंडो आपके पेज के अकॉर्डिंग खुद को फिट करेगा। तो यहाँ पे अभी हुआ हुआ है ऑटो इस वक्त। अभी फिलहाल मैं कर दूंगा ओके। देखें तो ये आपकी जितनी भी विंडो होगी उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ के पास ये टेबल आ चुका है। ये एक्स्ट्रा एरिया क्यों खाली, इसको बोलते हैं मार्जिन एरिया। ये होता है कि पास मार्जिन एरिया, इसकी वजह से ये एरिया आपके पास ब्लैंक आता है। इसको कैसे सेट करते हैं वो पढ़ेंगे लेआउट मेन्यू के अंदर। खैर हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको ले आए फिक्स कॉलम विद के जरिए। इसका बिहेवियर था ऑटो फिट बिहेवियर। नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं जिसका नाम है यहाँ पे आपके पास ऑटो फिट कंटेंट। जस्ट क्लिक करूंगा ऑटो फिट कंटेंट के ऊपर और मैं जस्ट ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास कुछ छोटा टेबल बनकर आएगा और ये बोलेगा कि सर ये जो आपका टेबल है कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा। आप जितना कंटेंट टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग खुद को फिट करेगा, ये ऐसे फिट नहीं करेगा। तो ये कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेबल अपने आपको फिट करता जाएगा बेसिकली। उसके बाद अगेन हमें यहाँ देखने को मिलता है ऑटो फिट टू विंडो। अच्छा, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विद में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर फिक्स कॉलम विद ऑटो हुआ है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर फिक्स कॉलम विद कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट मिली हुई है, नंबर मिला हुआ है, रेशो मिला हुआ है, तो फिर फर्क है। फर्क क्या है? फिलहाल मैं अभी क्लिक करता हूँ ऑटो फिट विंडो के ऊपर, जस्ट ओके करूंगा तो जरा गौर से देंगे अगेन वही आपके पास जितने भी कॉलम्स है वो आपकी अकॉर्डिंग टू विंडो आएंगे जितनी आपकी विंडो है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग फॉर सपोज करें क्लिक करते हैं ऑटो फिट बिहेवियर पे और इसको कुछ एक स्पेसिफिक रेशो देते हैं और फिर जैसे ही ओके करते हैं तो जितना मैंने साइज दिया यहाँ पर एक कॉलम का, यही साइज मेरे हर कॉलम में आएगा। ओके कहूँगा, देखें यही साइज मेरे हर कॉलम में आया है। इस वक्त ये फिक्स कॉलम विद है। जो मैंने एक कॉलम की विद दी है वही सब कॉलम के लिए फिक्स्ड हो चुकी है। तो ये बेसिकली फिक्स कॉलम विद हमारे MS वर्ड के पेज पे इस तरह से काम कर रहा होता है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आपको मिलता है एक ऑप्शन ड्रॉ टेबल का। इन केस अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉ टेबल के ऊपर तो देखिए आपके पास एक पेंसिल बनी हुई आ रही है पेज पे। देन आप जस्ट ड्रॉ करें इसको कुछ इस तरह से, तो आपके पास एक टेबल कंप्लीट ड्रॉ होकर आता जाएगा इस तरह से।
तो ये खैर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर एक कंप्लीट टेबल ड्रॉ करवा सकते हैं अपने पेज के ऊपर, जिस तरह आपको ड्रॉ करवाना हो। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हटाना है तो आप इसके प्रेस कर दीजिए, आपकी पेंसिल हट जाएगी। दैन सेलेक्ट करें टेबल को डिलीट करने की शॉर्ट की क्या होती है, वो होती है शिफ्ट डिलीट। आप सिंपल डिलीट प्रेस मत कीजिएगा, आप प्रेस कीजिएगा शिफ्ट डिलीट, उसके साथ ही टेबल आपका डिलीट होगा, वरना डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना सीख चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं टेबल के फॉर्मेटिंग टूल्स पे, ठीक है, और मजीद आगे हम लोग हमें पढ़ने हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे, लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपके पास कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ पेज के ऊपर, उससे अगर हमने कन्वर्ट करना हो टेबल का, तो उसका क्या तरीकेकार होता है, बहुत सिंपल। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, और देखिए सीरियल नंबर लिखने के बाद अगर मुझे कोई और वर्ड लिखना है और चाहता हूँ कि वो अलग कॉलम में है टेबल का, तो मैं यहाँ पे स्पेस पर प्रेस नहीं करूँगा, मैं प्रेस करूँगा टैब का बटन, क्योंकि मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। मतलब ये अलग कॉलम में आएगा, वो अलग कॉलम में आएगा, तो इसलिए मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ टैब का बटन। टैब का बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट सपोज करें नेम, अगेन टैब का बटन प्रेस करूँगा और लिख दूंगा फर्स्ट सपोज करें सैलरी, ठीक है, सिंपल स्टार्ट। अब मेरे पास फिलहाल यहाँ पे 3 कॉलम है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा आगे बाद देखिए अब एक और रो आ चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, लाइक अगेन टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ भी देंगे नाम, अगेन टैब प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, कोई भी सैलरी, अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी अब 3rd रो आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से अगेन टैब प्रेस किया मैंने उसामा, देन और उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने 1500। तो जस्ट आपको टैब प्रेस करना है। टैब से क्या होता है कि वो जो आपकी वैल्यू होती है वो एक अलग कॉलम में चली जाती है, और एंटर से क्या होता है कि जो आपकी वैल्यूज होती है वो एक अलग रॉस में आ जाती है। तो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लिया, जस्ट सेलेक्ट करूंगा मैं इसको, करने के बाद टेबल पे जाऊंगा, इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिहेवियर्स हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ आपकी मर्जी कोई से भी बिहेवियर अप्लाई कर लीजिएगा। रॉज एंड कॉलम मेरे पास 3 देखिए, उसने उसको पिकअप कर लिया, क्या के बाद 3 कॉलम है और 3 रॉज है, और यहाँ पे हमने टैब के थ्रू सेपरेट किया अपना टेक्स्ट, उसने ये भी पिकअप कर लिया। अब जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका पूरा टेबल जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। आई होप के समझ में आप लोग को आ गया होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्विक एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा, एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है? एक्सेल स्प्रेडशीट आप एक्सेल का काम जो है ना आप एमएस वर्ड में लिख सकते हो, मतलब कर सकते हो। कोई भी मैथमेटिकल वर्क कोई भी काम है, ठीक है, वो आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। एक्सेल की शीट को एमएस वर्ड में इंसर्ट करवा के किस तरह से क्लिक करेंगे एक्सेल शीट के ऊपर, से जैसे हमने क्लिक किया एक्सेल शीट पे आपके पास एक्सेल की शीट खुल के आ चुकी है। जितनी भी आपके पास ऊपर टूल्स थे, फॉर्मेटिंग टूल्स थे, जो कुछ ठीक है वो आपके ऊपर यहाँ पे ओपन होकर आ चुके हैं सारे के सारे। अब सिंपल जिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह के मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं कुछ भी टाइप करूंगा। फर्स्ट सपोज में अवेलेबल 21, 25, 55 एंड 6। अगर मुझे इसको फर्स्ट सपोज करें प्लस करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू ऐड दिस ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल, तो भाई बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, सम का एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे अब ये एक फॉर्मूलाटिकल शीट की हो चुकी है। आप जब सिंपल मैंने यहाँ पे इसको रख दिया शीट को, इतना आप शीट को कट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्रॉप कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है इस तरह से, और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा इस तरह से। करने के बाद देखिए आप बहुत सिंपल है, देखिए अब आपने एक्सेल का काम कर लिया। फर्स्ट सपोज आप जस्ट बाहर डबल क्लिक करें, आप दोबारा एमएस वर्ड पे आ जाएंगे और एक्सेल का काम भी आपकी शीट पर मौजूद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल का वर्क एमएस वर्ड पर इजीली कर सकते हैं। ये होता है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट। और सेकंड जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है इसका, वो है आपके पास क्विक टेबल। क्विक टेबल बेसिकली आपके बने बनाए टेबल होते हैं जो कि एमएस वर्ड में बने हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑप्शन। तो ये आपके पास सारे बने बनाए होते हैं, आप इसका यूज करके एक नया टेबल डिजाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है, या फिर आप इन्हीं के ऊपर चाहे तो काम करना आप लोग कर सकते हैं। आप इनको देख के खुद एक प्रैक्टिस कर सकते हैं टेबल की। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया इस वाले टेबल के ऊपर, तो देखिए ये आपके पास पूरा बना बनाया टेबल एक आ चुका है, ठीक है। आप चाहें तो उसको एडिट कर लीजिए, पॉइंट्स दीजिए, कुछ और लिख लीजिए, सिटी, टाउन, वट जो भी है, ठीक है, आप उसको एडिट कर सकते हैं फिलहाल। तो ये थे हमारे पास कुछ टेबल के बेसिक ऑप्शन, ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल के कुछ फॉर्मेटिंग मेन्यूज के बारे में। डिजाइन मेन्यू, ठीक है, इसका एक होता है। फर्स्ट सपोज में यहाँ पे मैं कुछ टेबल लेकर आता हूँ ऑप्शन, ठीक है, लेने के बाद देखिए जैसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेन्यू ओपन होकर आते हैं। एक आता है टेबल डिजाइन, एक आता है लेआउट मेन्यू। तो पहले हम बात करेंगे डिजाइन मेन्यू के बारे में, उसके बाद बात करेंगे लेआउट मेन्यू के बारे में। तो पहले बात करते हैं डिजाइन मेन्यू के बारे में। फर्स्ट सपोज अगर मैं स्टार्ट लो डिजाइन मेन्यू से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग जो देखने को मिलती है वो मिलता है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये सारे के सारे, ठीक है।
लेकिन ये स्टाइल आपके टेबल पे जब अप्लाई होंगे जब आपने कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ होगा। लाइक ये सारे स्टाइल के ऑप्शंस आपके टेबल पर जब अप्लाई होंगे जब आपने टेबल पर स्टाइल को अप्लाई किया हुआ होगा। फिलहाल मैंने अभी स्टाइल अप्लाई नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं इनकेस कोई स्टाइल देता हूँ, क्लिक करता हूँ यानी कि यहाँ पे टेबल पे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के स्टाइल मौजूद हैं टेबल के। फिल वक्त अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये वाला स्टाइल, लेकिन यहाँ पे और भी स्टाइल है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे। अभी फिलहाल हम क्लिक करते हैं इस वाले स्टाइल के ऊपर। क्लिक करने के बाद ये वाला स्टाइल आपके टेबल पर ऐड हो चुका है, इस तरह से लग चुका है। अब क्या करेंगे, अब यूज़ करते हैं हम लोग टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में। कि देखिए याद रहे, पहले मैं आपको समझा दूं, जब आपके पास टेबल की फर्स्ट रॉ आती है उसको बोलते हैं हम लोग हेडर रॉ, और जो टेबल का फर्स्ट कॉलम आता है उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम, और जो टेबल का लास्ट कॉलम आता है उसे बोलते हैं हम लोग लास्ट कॉलम स्टाइल के ऑप्शन में, ठीक है। और जो हमारे टेबल के अंदर लास्ट रॉ आती है उसे बोलते हैं हम लोग टोटल रॉस। अच्छा ये हो गया आपके पास एक ऑप्शन है कि समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा उसके बाद मैं आपको इसमें चीज़ समझा दूं कि ज़रा गौर कीजिए कि अभी हमारे पास टेबल में कुछ दो तरह के कलर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है थोड़ा ब्लू और फिर उससे अगेन भी मतलब ब्लू कलर वो थोड़ा लाइट है, लेकिन दोनों ब्लू कलर बट थोड़ा एक दूसरे डिफरेंट है, और यही थीम आगे चलती जा रही है, ये कलर्स के आगे आते जा रहे हैं। तो और ये आ रहा है आपके पास रॉ वाइज, यू कैन सी इट, ये आपके पास रॉ वाइज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये होते हैं बैंडेड रॉस, इसको बोलते हैं बैंडेड रॉस। और अगर आपके पास कॉलम कुछ इस तरह से आते हैं, मैं दिखाऊँ आपको, इस तरह से आते हैं, वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंडेड कॉलम। बिकॉज फर्स्ट कॉलम का जो कलर है वो डिफरेंट है और सेकंड का डिफरेंट है, और फिर उसके बाद यही दोनों कलर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंडेड कॉलम्स। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको ऐसे समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा जो समझाया, ठीक है। मैंने आपको वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। अगर आपको कोई भी इसमें रॉस या कॉलम्स कोई से भी कॉलम, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टोटल रॉस एंड हेडर रॉ का शो करवानी है तो फिर आप टिक लगा दीजिए उसके ऊपर। इस तरह देखिए, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास हेडर रॉ है, मैं इसमें टिक लगा दूंगा तो मेरे पास एक हेडर रॉ खुल कर आ जाएगी ऊपर इस तरह से। अगर मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट कॉलम पे तो हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भी ओपन होकर आ जाएगा साइड में। तो इस तरह से हम लोग जो है इजीली इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। एंड आई होप कि समझ में आप लोग को आ गया होगा टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे शेडिंग के बारे में। शेडिंग क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट करके आप उसमें शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, करने के बाद देखें आप शेडिंग मतलब वो ये कलर जो हम पढ़कर आ रहे हैं होम मेन्यू के अंदर भी, तो जो हम होम मेन्यू में पढ़कर आ रहे हैं बेसिकली शेडिंग, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके हाईलाइट करना विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कलर, तो उसको हम लोग कहते हैं शेडिंग। वही चीज़ हम लोग MS वर्ड में भी कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी कलर कर देंगे तो वो शेडिंग में आ जाएगा। ये होती है शेडिंग। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लाइक बॉर्डर बेसिकली क्या होते हैं, जब भी हम लोग पीछे पढ़कर भी आ लगे वो था हमारे पास पैराग्राफ बॉर्डर। इसमें टेबल के बॉर्डर स्टाइल अलग होते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा बॉर्डर स्टाइल के ऊपर, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्टाइल देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डबल लाइन होता है, डिफरेंट कलर्स में आपको देखिए स्टाइल देखने को मिलेंगे बॉर्डर स्टाइल। आप जो भी चाहें बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना आप कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैं भी क्लिक कर दूंगा ऑरेंज वाले के ऊपर, क्लिक इस तरह से करने के बाद आपके पास बन के आ जाएगा एक बॉर्डर पेंटर, ठीक है। इस तरह आपकी स्क्रीन में बन के आ रहा होगा। अगर बॉर्डर पेंटर का स्टाइल चेंज करना है, फर्स्ट सपोज इफ़ आई क्लिक हियर और देन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको जो सेलेक्ट करना है, करने के बाद उसकी विड्थ वगैरह अगर बढ़ानी है कम रखनी है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे पेन कलर भी दिया हुआ है कि बॉर्डर का जो कलर आप करना चाहते हैं, अगर ऑरेंज आपको पसंद आ रहा है तो आप ऑरेंज कर दीजिए, या फिर ऑरेंज से हटाकर कोई सेपरेट कलर रख दीजिए, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम रखेंगे ऑरेंज कलर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी आप उसको चेंज कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आने के देखिए अब यहाँ पे मैं सिंपल कलर इसको इस तरह दूंगा तो देखिए वो बॉर्डर जिस तरह था मेरा वो उसी तरह देखें आ गया यहाँ पर, जो मैंने पीछे प्रीवियस बॉर्डर सेलेक्ट किया था। तो इस तरह हम लोग किसी भी एरिया का स्पेसिफिक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि सर पूरे टेबल में मेरा बॉर्डर अप्लाई हो जाए जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो बहुत सिंपल, आप क्लिक करें इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ये रहा प्लस का साइन, इसका मतलब होता है कि और सेलेक्ट टेबल मतलब कंप्लीट सेलेक्ट टेबल। आप क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आए ऊपर बॉर्डर में, ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन और यहाँ पे कर दीजिए ऑल बॉर्डर। आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे ऑल बॉर्डर, ताकि कंप्लीट जो आपने बॉर्डर स्टाइल यूज़ किया होगा कंप्लीट टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अ शॉर्ट वे टू अप्लाई द बॉर्डर्स ऑन कंप्लीट टेबल। तो अब स्टार्ट करते हैं लेआउट मेन्यूज़ का, और लेआउट मेन्यू बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में आज देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी कर दूंगा इसके नो बॉर्डर बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ बॉर्डर हियर, और राइट नाउ मैं इसको चेंज कर दूंगा एक नॉर्मल टेबल के अंदर बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टाइल
राइट नाउ मैं क्लिक करूँगा लेआउट मेरे पास। यहाँ पे आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ से बेसिकली, और देखेंगे ड्रॉ वही जो हम पढ़कर आ रहे हैं, आपको मिलेगी एक पेंसिल, आप सिंपल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। और इरेज टूल क्या है कि आप कहीं से भी कुछ भी इरेज करना चाहो, लाइंस वगैरह बॉर्डर्स की, तो यू कैन इरेज इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लिक किया इरेज के बाद, देखिए करने के बाद यहाँ पर आ गया, देखिए मैं आई कैन इरेजिंग दिस लाइन, ठीक है इजीली। तक मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी लाइंस जो है आसानी से इरेज हो चुकी हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी बॉर्डर्स की लाइंस वगैरह इरेज कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ बात करें डिलीट की, तो सर डिलीट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक लाइन डिलीट करनी है, मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा, करने के बाद डिलीट पर जाऊँगा और देखेंगे यहाँ पे होते हैं डिलीट रॉस, कॉलम, टेबल एंड सेल। तो डिलीट्स पर हम लोग आकर यहाँ पे पूरी रॉ डिलीट कर सकते हैं इजीली। और अगर हम लोग चाहते हैं कोई कॉलम भी रिमूव, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा लाइक 1 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा, और देन अगर मैं यहाँ पे ये 23 वाली रॉ डिलीट करना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद डिलीट पे जाएँ और यहाँ से जस्ट क्लिक करें डिलीट रॉ के ऊपर, तो आपका ये कंप्लीट रॉ डिलीट हो जाएगी इस तरह से। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट सपोज करें, अगर आप इस पूरे कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें, सेलेक्ट करें पूरे कॉलम को, करने के बाद डिलीट पर जाएं और क्लिक करें डिलीट कॉलम के ऊपर, तो आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स को, अपनी रॉस को डिलीट करते हैं इजीली। अच्छा, उसके साथ हम लोग देखें, अगर बात करें कि जिस तरह हम लोग रिमूव करें रॉज और कॉलम को, क्या हम लोग उस तरह लेकर आ सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2 एंड 3, अगर मैं 2 से पहले एक कॉलम लाना चाहता हूं तो क्लिक करूंगा 2 के कॉलम पर, करने के बाद देखें यहाँ आपको देखने को मिलते हैं इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। तो 2 से पहले अगर आप चाहते हैं कॉलम में तो जस्ट क्लिक कर देंगे इंसर्ट लेफ्ट पे, तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक कॉलम। और अगर चाह रहे हैं कि आपके पास जो है 3 से ऊपर एक रॉ है, जस्ट क्लिक करें 3 वाली रॉ के अंदर और करने के बाद कर दीजिए इंसर्ट अबव, तो वो उससे पहले के पास एक रॉ आ जाएगी। ऐसी इंसर्ट बिलो है और ऐसी इंसर्ट राइट है। तो ये इस तरह हम लोग अपने टेबल के अंदर जो है चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको एक मर्ज का सेक्शन, सिंपल ये रहा मर्ज का सेक्शन। ये क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मर्ज सेल, एक होता है स्प्लिट सेल, एक होता है स्प्लिट टेबल। बेसिकली मर्ज जो करता है, मर्ज हमारे बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट सपोज मैंने बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट किया, मोर देन वन सेल आई सिलेक्टेड, करने के बाद मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा मर्ज सेल के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इन सब सेल को एक सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल जस्ट क्लिक करेंगे, देखें क्या क्या सब सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद और एक स्प्लिट सेल बेसिकली काम क्या करता है, स्प्लिट सेल आपके एक सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया इस सेल के ऊपर, करने के बाद और यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि आप कितनी रॉस चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है आप कितने कॉलम चाहते हैं इस सेक्शन के अंदर, तो वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5 कॉलम आ जाएं और रो, ठीक है अभी एक भी नहीं है रो, ठीक है एक ही रहे रो, तो यहाँ पे कर देंगे हम इसको सिंपल ओके, तो आपकी इसी रो के अंदर 5 कॉलम मजीद और आ जाएंगे, इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। और एक होता है के पास स्प्लिट टेबल। बेसिकली स्प्लिट टेबल क्या करता है, आपका टेबल ब्रेक कर दे, सिंपल जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेबल यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक टेबल अलग हो गया, एक टेबल आपका अलग हो गया। स्प्लिट टेबल जस्ट आपके टेबल को ब्रेक करता है जहाँ से भी आप क्लिक करके स्प्लिट टेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको ऑटो फिट बिहेवियर, जो कि हम पढ़कर आ रहे हैं बेसिकली। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमें देखने को मिलती है हाइट और विड्थ। अच्छा, हाइट और विड्थ अगर आपको किसी की बढ़ानी है, याद रहे हाइट बढ़ती है रॉ की और विड्थ बढ़ती है आपके कॉलम की। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर हाइट विथ की हाइट कॉलम की होती है और विद रॉ की होती है। ऐसा नहीं होता है, हाइट बढ़ती है आपके रॉस की और विद बढ़ती है आपके कॉलम की, ठीक है। आप डिक्रीज करना है, आप इंक्रीज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इन केस हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं इस वाले सेल की अगर हाइट इंक्रीज करूँगा तो पूरी रॉ की मेरी हाइट इंक्रीज करेगा। जिस मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपको ऊपर हाइट देखने को मिल रही है। अभी 0.19 है इसकी हाइट, जस्ट इसको बढ़ाएंगे तो आपके देखें कॉलम रॉ की हाइट बेसिकली बढ़ रही है। और अगर जैसे ही मैं ऐसे बढ़ाऊंगा विथ, तो ये देखें आपकी इस कॉलम की विथ बढ़ेगी। तो ये होता है कि पास रॉ एंड हाइट की विथ एंड कॉलम और विथ एंड हाइट। उसके बाद देखें यहाँ पर एक चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रॉस, और एक मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रॉस बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सपोज कि अगर हमने यहाँ पर रॉस की हाइट काफ़ी बढ़ा दी है और बाकी जो रॉस की हाइट है वो सबकी बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी रॉस की हाइट बराबर हो जाए और वो मतलब टेबल का साइज इतना ही रहे मेरे कंप्लीट, लेकिन सबकी हाइट जो हो जाए बराबर। तो जितना भी स्पेस होगा ना वो क्या करेगा, वो हर रॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, पहले सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेबल, उसके बाद क्लिक कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रॉस के ऊपर, तो वो कंप्लीट रॉस के अंदर आपके जो है ना स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपके कंप्लीट रॉस के लिए मतलब वो
टेबल जो है ना वो मतलब जो रॉज है ना आपकी उसकी हाइट सबकी बराबर कर देगा। इसको बोलते हैं आप लोग डिस्ट्रीब्यूट रॉज। उसके साथ हम लोग बात करेंगे विड्थ की कॉलम की। फर्स्ट सपोज मैंने इसको बढ़ाया, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम है इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, बाकी भी कम है। अगर हम अगेन सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरह से और चाहते हैं कि सबकी विड्थ बराबर हो जाए और टेबल का साइज लेकिन इतना ही रहे, तो कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो देखें सबकी विड्थ बराबर हो गई सारे कॉलम्स की और साइज इसका फिलहाल उतना ही है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट रॉज एंड कॉलम। सेल साइज ठीक है हमने पढ़ लिया। बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। फर्स्ट सपोज यहाँ पर मैं इन केस एक सेल लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1। फिलहाल अभी मेरे पास जो अलाइनमेंट है वो है टॉप लेफ्ट के अलाइनमेंट है। अगर मुझे अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ इजीली। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने 1 लिखा और लिखने के बाद देखिए यहाँ पर मिलेंगी अलाइनमेंट्स। ये आपके पास ऊपर टॉप की होती हैं, आपके पास मिड की होती हैं, आपके पास बॉटम की होती हैं, उसमें सेंटर है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, वो खैर तीनों में आपके पास। अभी जो हमारा 1 है वो टॉप लेफ्ट है। अभी क्लिक करेंगे सेंटर तो वो सेंटर हो जाएगा, क्लिक करेंगे राइट तो वो राइट पे आ जाएगा, देन मिड सेंटर, देन मिड राइट लेफ्ट वॉटएवर जहाँ भी होगा तो वो वहाँ पर इसको इजीली रख सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद फिर यहाँ आपको देखने को मिलती है टेक्स्ट डायरेक्शन। जस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से वहाँ मूव होगी, लाइक आप हॉरिजॉन्टल मूव में आ जाएगा इस तरह से कुछ, तो आप देख सकते हैं। उसको बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। सेल मार्जिन क्या होती हैं? सेल मार्जिन वो होती है कि आपके सेल्स, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको राइट लेफ्ट किया हुआ है, और देखें इस बॉर्डर से इस 1 के दरमियान में जितने भी गैप आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सेल मार्जिन। इजी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सेल मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सॉर्ट के बारे में हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। बेसिकली हम बात कर लेंगे रिपीट हेडर रॉस। अब बेसिकली रिपीट हेडर रॉस क्या होती हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्लीट एक नया टेबल इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ इसमें। तो फिलहाल मेरे पास अभी देखें ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे डाल लेता हूँ हेडिंग, होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं फिलहाल। ये लिखने के बाद हमारे पास देखिए हमने होम, अबाउट, गैलरी। अब ये हमारे पास समझे कि हेडर है रॉ का, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा टेबल अगर नेक्स्ट पेज पे जाता है तो मेरा हेडर ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए। तो जस्ट क्लिक कर देंगे रिपीट हेडर रॉ। करने के बाद मैं लास्ट कॉलम पर आऊँगा, लास्ट सेल पर आऊँगा और प्रेस करूँगा टैब का बटन और उसको दबा कर रखूँगा। और जैसे ही हमारा टेबल आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा टेबल नेक्स्ट पेज पर आया है उसने क्या किया, उसने मेरी हेडिंग्स को रिपीट कर दिया मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ऐसे ही आपने जितनी भी पेज आप लाना चाहते हैं इसमें लेकर आए तो वो क्या करेगा, आपके पेजेस को रिपीट भी करेगा, ठीक है, और आपकी हेडिंग्स को रिपीट करेगा आपके हर पेज के टॉप के ऊपर। तो ये कहलाता है के पास रिपीट हेडर एंड रॉस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर फर्स्ट सपोज करें मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दोबारा वैसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस टेबल को फिलअप करता हूँ ना अपने पास से, लाइक मैंने कर दिया कुछ भी, हम यहाँ ठीक है फिलअप कर देते हैं, मसले की बात नहीं है, सिंपल इस तरह से करने के बाद अगर मुझे इस पूरे टेबल को एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बोलेगा सर कन्वर्ट टू टेक्स्ट में इसको करने के लिए आप क्या करें, आप मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम को सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये भी हम फिलहाल कर लेंगे टैब का इस्तेमाल। क्लिक किया टैब पे, यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए अब क्या किया उसने हर कॉलम को आपस में सेपरेट करने के लिए टैब का इस्तेमाल और टैब प्रेस कर दिया। अब देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट में हमारे पास ये आ चुका है। तो ये होता है हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला। फार्मूला भी बेसिकली हम लोग अपने टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं इजीली। किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें इन केस अगर मुझे इन सारी अमाउंट को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद अगर मुझे सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद ये सब अमाउंट क्या बन रही है कि उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो करे, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक ऑप्शन सम का। सम बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको एक्सेल के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये सम करने के ऐड करने के काम आता है। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये कि इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है अबव, यानी कि जितनी भी अबव की वैल्यूज़ है ना आप सिर्फ उन पर फोकस करो, तो उसको बोलते हैं अबव वैल्यू। अगर आपके पास वैल्यूज़ फर्स्ट उसके राइट पर तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट ब्रैकेट में। अगर आपके पास वैल्यूज़ लेफ्ट तो आप लिखेंगे लेफ्ट। तो ये आपकी मर्जी है। इसी तरह आप लोग सम के अलावा और फार्मूलाज भी क्लिक करेंगे यहाँ पे, लाइक एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मिनिमम तो जो भी फार्मूला चाहिए इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल अभी हम सम पे रखेंगे, कर देंगे अबव और कर देंगे यहाँ से इसको ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इन सारी वैल्यू को ये ऐड कर देगा और यहाँ पे आपको जो आंसर होगा ला के दे देगा। तो इस तरह से हम जो है अपने वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और
फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो ये रहा हमारा कंप्लीट टेबल जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। आई होप कि आपको टेबल के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डीपली मैंने पढ़ा है टेबल के बारे में। अब हम बात करेंगे पिक्चर्स के बारे में। हम पिक्चर बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही होता है और हम पिक्चर्स का MS वर्ड में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। कुछ लोग CV में अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, तो वहाँ भी हम पिक्चर्स का ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और हम पिक्चर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब कंप्यूटर से भी इंसर्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इंसर्ट करवा सकते हैं अपने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड में। तो फिर इसको इंसर्ट करते हैं पेज पर। देखिए सिंपल क्लिक करेंगे पिक्चर पे करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगी दो चीज़ें, दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर है। फिलहाल मैं भी क्लिक कर रहा हूँ दिस डिवाइस के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कोई भी रैंडम से पिक्चर ले लेते हैं, सिंपल इस तरह से। अब लेने के बाद यहाँ पिक्चर देखिए क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल। यहाँ पे आपके पास पिक्चर आ चुकी है और जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं MS वर्ड पर तो वो खुद से मूव नहीं करती है। अगर आप क्लिक से भी उसको मूव करवाएंगे तो फिर भी वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो बेसिकली रैप टेक्स्ट हुआ हुआ होता है ना, वो हुआ होता है इनलाइन विद टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, उसके रैप टेक्स्ट में जाकर उसको स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट सपोज कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पर आप आएंगे इसके पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ कर देंगे इसको आप स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर। जस्ट क्लिक करेंगे स्क्वायर के ऊपर, देखिए तो आपकी जो इमेज होगी वो एज अ स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगी इस तरह। फिर आप जो है ना, आप इसको कहीं भी उठाकर जो है ना इजीली मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउस कर्सर। ये होगी पहला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद जो पहला आपको मिलता है इसमें ऑप्शन वो मिलता है रिमूव बैकग्राउंड का। अगर मैं क्लिक करूंगा रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर तो आप इमेज का कुछ एरिया एज अ बैकग्राउंड के तौर पर रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट सपोज किस तरह, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन बनकर, एक होता है मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस एंड कीप चेंजेस। मार्क एरिया टू कीप का मतलब होता है कि वो एरिया जो हमें रखना है, ठीक है, उनको हम मार्क करेंगे। और मार्क एरिया टू रिमूव का मतलब होता है वो एरिया जो हमें नहीं रखना उसको हम रिमूव कर देंगे। ओके हो गया। तो फर्स्ट सपोज कि अभी भी हमें जो एरिया रखना है, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया मार्क एरिया के ऊपर टू कीप वाले पे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको जो है ना कवर करेंगे। मुझे इसमें इतना हिस्सा रखना था, मैं यहाँ पे इसको इतना इस तरह कवर कर रहा हूँ। जस्ट आपको वहाँ पे पेंसिल इस तरह से ड्रॉ करनी है जो एरिया आपको रखना है, जिस तरह अभी इस पर वर्किंग हो रही है सिंपल। अब देखिए जितना एरिया हमें रखना है उसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया है और कुछ एरिया भी रहेगी तो यहाँ भी उसको कर देते हैं मार्क। आप चाहे पहले इमेज थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानियों को दिखे आराम से ना प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको आराम से रिमूव कर पाएँ। ये सब होने के अब वो एरिया जो हमें नहीं रखना है, मार्क एरिया टू रिमूव, अब सर उस एरिया को हमें मार्क करना है तो क्लिक कर देंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर मार्क एरिया टू रिमूव पे, और फिर यहाँ पे इस तरह हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। तो देखिए जो एरिया मुझे नहीं रखना है मैं उसको इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है अभी इतना ही रखते हैं। याद रहे इस पर हम लोग कोई मतलब एडवांस मोड में बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते हैं। आप सिंपली हम करेंगे बेसिक तौर पर, क्योंकि ये फोटोशॉप नहीं है MS वर्ड है, बेसिकली इसका काम डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे करने के बाद क्लिक कर देंगे कीप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने चेंजिंग करी है वही रहेंगी, लेकिन आगे कर देंगे डिस्कार्ड ऑल चेंज, तो मतलब होगा कि आपने जो चेंजिंग करी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्लिक करना है कीप चेंज के ऊपर अगर आप यही सेटिंग रखना चाहते हो अपनी, यही जो बैकग्राउंड रिमूव किया है आपने। जस्ट क्लिक कर देंगे, देखिए उसने क्या किया, मेरी इमेज का बैकग्राउंड ईजिली रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपनी इमेज का बैकग्राउंड ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा करने के बाद कंट्रोल Z करेंगे, वापसी बैक आएंगे, कंट्रोल Z से हम लोग बैक आते हैं, याद रहे। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग बैक। करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा करेक्शन। इफ आई जूम द इमेज हियर तो यू कैन इजीली सी हियर द करेक्शन। तो करेक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस आती है आपकी इमेज में और कंट्रास्ट बढ़ता है। फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे उठाया इमेज को यहाँ पे रखा, अगर मुझे इमेज में ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है तो आई कैन चूज एनी वन ऑफ दैम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चूज कर सकता हूँ ताकि मैं उसको उसी कलर मोड में कर पाऊँ और ब्राइटनेस डार्क या लो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स आते हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स इमेज के दे सकते हैं। इमेज के अंदर कोई भी वार्म कलर हो गया, कूल कलर हो गया, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद फिर यहाँ मिलता है आर्टिस्टिक इफेक्ट, तो हम इमेज में एक आर्टिस्टिक इफेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई भी एक टेक्सचर हो गया, ठीक है, नॉर्मल सा जो भी आपकी मर्जी है, तो वो चीज़ें फिर आप इसमें जो है ना टेक्सचराइज वगैरह कर सकते हैं चलिए। उसके बाद फिर यहाँ आपको देखने को मिलती है एक चीज़ चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है, कोई और पिक्चर लेके आनी, तो फिर यहाँ पर क्लिक करें और फ्रॉम अ फाइल पे पिक्चर को चेंज कर लीजिए। फिलहाल अभी हम चेंज नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ अब देखिए एक चीज़ यहाँ मिलती है आपको पिक्चर स्टाइल। जैसे जस्ट क्लिक करेंगे पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के स्टाइल देखने को मिलते हैं। पिक्चर के बॉर्डर सर्कल फॉर्म में आ जाएगा, शेडो आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन निकल कर आ जाएगा, साइड पोस्ट एंड लेफ्ट साइड पोस्ट। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग पिक्चर स्टाइल। और ये स्टाइल आप लोग
कस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं। या फर्स्ट सपोज कि मैं यहाँ पर आया, पिक्चर बॉर्डर पे गया, मैंने यहाँ पे दिए पिक्चर बॉर्डर ब्लैक कलर की दी, और देने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट सपोज मैंने वेट थोड़ा बढ़ा दिया बॉर्डर्स का, लाइक काफ़ी हैवी वेट कर दिया बॉर्डर्स का। करने के बाद मैंने वेट के साथ साथ जो है इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी कर दी, वेट की डैशेट लगा दी है, ठीक है, बॉर्डर्स में, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह देखें तो यहाँ पे देखें मैंने बॉर्डर्स ऐड करने ब्लैक कलर किया, उसमें उसका स्टाइल चेंज। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह इसमें कस्टम वर्क किया, और ऐसे ही मैं इसमें इफेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा इफेक्ट के ऊपर, देखें ये रहा आपके पास, आपको मिलता है पिक्चर इफेक्ट। प्रीसेट्स हैं, पिक्चर को बोल्ड करना है, बेवल करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप। शेडो लगा सकते हैं पिक्चर के पीछे, रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं पिक्चर को, सॉफ्ट एज कर देंगे पिक्चर के साइड्स में तो सॉफ्ट एज बन के आ जाएंगे उसके। और बेवल करना है तो देखें यहाँ से आके आप थोड़ा इसको इस तरह बेवल मोड में कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस तरह से। 3D रोटेशन करनी तो देखें आप इस तरह 3D रोटेशन भी इजीली इसमें कर सकते हैं। देखें तो सिंपल है, आप जिस तरह चाहे अपनी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, ये आपके पास कस्टम होता है, तो आप यहाँ पे कस्टम वर्क कर सकते हैं। ये हो गया पिक्चर लेआउट। बेसिकली अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के साथ, तो अच्छे से और समझ में आएगा आपको। खैर अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में। से पोजीशन क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट की इस पेज पे क्या पोजीशन होनी चाहिए, लाइक वो कहाँ पे होना चाहिए, तो वो ठीक है, वो आप उसको रख सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया पोजीशन के ऊपर, क्लिक करने का देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की मिल रही है। ये होता है आपके पास लेफ्ट, आप देख सकते हैं वी हैव हियर लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंटर में लेके टॉप सेंटर, ठीक है, इस तरह। देन वो इस अगर पिक्चर को एकदम एग्जैक्ट पेज के सेंटर में लेके आना तो यहाँ पे सेंटर और मिड में, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरह यहाँ पर। अगर तो ये लेआउट्स के उसको मिड और सेंटर में लेके आ जाएगा इस तरह, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से पिक्चर का लेआउट बेसिकली उसकी पोजीशन कर सकते हैं यहाँ पर। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि स्क्वायर आता है, टाइट आता है, थ्रो आता है, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट एंड फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर फर्स्ट सपोज करें, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसके बारे में भी। अगर मैंने अपने पेज के ऊपर लाइक एक रैंडम कमांड से पैराग्राफ लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं अपनी इमेज इस पैराग्राफ के ऊपर लिखे, देखें वो क्या कर रहा है, वो जगह छोड़ रहा है। बिकॉज क्योंकि अभी इस वक्त एक स्क्वायर फॉर्म में है, आप देख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में। इस वजह से अगर हम इसको थ्रू कर देंगे तो देखें वो फिर भी जगह छोड़ेगा, क्योंकि थ्रू एंड स्क्वायर एंड टाइट लगभग सेम काम करते हैं तीनों, स्क्वायर, टाइट एंड थ्रू। यू कैन सी इट हियर। उसके बाद देखें एक होता है कि बस टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम से मुराद क्या है, या तो पैराग्राफ टॉप पर आएगा इमेज का, या बॉटम पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम टॉप एंड बॉटम करते हैं तो इमेज अपनी पूरी रॉज, ये पूरी रॉ मतलब पूरा कवर एरिया, ठीक है, ये कर लेता है, मतलब पूरे एरिया को रॉ वाइज कवर कर लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा जहाँ पे वो पैराग्राफ आ सके। तो इस वजह से क्या पैराग्राफ या तो टॉप पर आएगा या फिर उसके बॉटम पर आएगा। उसके बाद एक होता है बिहाइंड द टेक्स्ट, एक होता है फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यानी कि इमेज अगर मैं कर दूंगा बिहाइंड द टेक्स्ट तो इमेज आएगी आपके टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी, और अगर मैं कर दूंगा इमेज को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो वो टेक्स्ट के ऊपर आएगी। ओके हो गया। तो ये चीज़ होती है आपके पास रैप टेक्स्ट। अच्छा, एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक होता है सेंड बैकवर्ड। इसको हम शेप्स में पढ़ लेंगे अच्छे से, बिकॉज शेप में अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, वरना मुझे अभी एक पिक्चर लेनी पड़ेगी इस वजह से। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, अलाइनमेंट लेफ्ट करना हो, राइट करना हो। चलिए इसको पढ़ लेते हैं उस लगी बात है कि फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ होम मेन्यू में, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर लेके आता हूँ दोबारा, और कुछ 2 पिक्चर लेके आते हैं, इंसर्ट करवा लेते हैं यहाँ पर 2 पिक्चर्स। और इसका फॉर्मेट हम बेसिकली चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं से कर दूंगा रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर, ताकि इजीली अपने आप को मूव कर पाए। और यहाँ पे आने के बाद साइज़ काफ़ी कम कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा साइज़ से अभी हो रहा है पिक्चर का। बेसिकली यहाँ पे साइज़ ठीक है, हमने इसका कम कर दिया। और अब इसके ऊपर ठीक है वर्किंग करेंगे हम लोग। एक इमेज हमारे पास यहाँ पर है और एक इमेज हमारे पास यहाँ पर है। मैं अगेन डुप्लीकेट निकाल लूँगा दोनों की समझाने के लिए आपको। और एक इमेज मैं यहाँ रखूँगा, एक इमेज यहाँ रखी और एक इमेज मैंने फर्स्ट सपोज यहाँ रखी। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है, फर्स्ट सपोज करें। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक अलाइनमेंट की ना, अलाइनमेंट में देखिए एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, एक चीज़ हमें यहाँ मिलती है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपनी इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उसके स्पेस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये पढ़ लें अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड टॉप, मिडल, बॉटम। तो फर्स्ट सपोज करें मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ और सारी इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल की कंट्रोल प्रेस करेंगे और हर इमेज पे क्लिक करें तो आपकी हर इमेज एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से होने के बाद फिर आप जो है अलाइनमेंट पे हम लोग आने के बाद में अलाइन अगर लेफ्ट करूँ तो सारी इमेजेस मेरी एग्जैक्ट पोजिशन के अंदर लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगी कुछ इस तरह से। और अगर मैं इमेज को अलाइन
सेंटर करता हूँ तो मेरे सारी इमेजेस सेंटर में अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट सपोज कि अगर मैंने इमेजेस का थोड़ा गैप वगैरह बढ़ाया हुआ है साइड में, इस तरह किया वट जो कुछ भी किया हुआ, थोड़ा साइज मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिया किसी इमेज में, किसी में थोड़ा कम दिया है, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करूँगा तो क्या होगा कि वो अपने डिस्टेंस को, जो इमेज के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, वो इजीली अच्छे से कवर अप कर लेगा। ये कुछ इस तरह देखें, ये देखें तो क्या किया उसने हर इमेज के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और यही होता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अगर आपकी इमेज रो वाइज सॉर्ट हुई हुई है तो फिर उसमें वो आप यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको ग्रुप बेसिकली अगर आप चाहते हैं आप इन सबको इमेज को एक ही ग्रुप में रखना चाह रहे हैं, एक ग्रुप करना चाह रहे हैं कि जब भी क्लिक करें किसी भी इमेज पे तो सारी इमेज एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तो आप सेलेक्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम दो इमेज को सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों को ग्रुप में करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, दो इमेज को क्लिक करा, ग्रुप पे जस्ट ग्रुप पे क्लिक कर दिया इस तरह। तो उसने क्या किया, उसने मेरी दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप में कर दिया कुछ इस तरह से। तो हम ग्रुप में हर इमेज को कर सकते हैं इजीली। उसके बाद रोटेट अगर करना हो तो रोटेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इजीली रोटेट हम लोग इमेजेस को कर सकते हैं 90 डिग्री। एक होता है फ्लिप वर्टिकल, एक होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर मैं क्लिक करूंगा फ्लिप वर्टिकल पर देखें जो ऊपर का एरिया का इमेज का वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे का एरिया का इमेज का वो ऊपर चला जाएगा। और अगर क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो उससे क्या होगी, इमेज जो लेफ्ट एरिया का वो राइट पे आ जाएगा, जो राइट एरिया का वो लेफ्ट पर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेज के क्रॉप वाले ऑप्शन की, जस्ट सिंपल मैंने क्लिक किया क्रॉप के ऊपर तो देखिए इमेज में क्रॉप में ऊपर ऑप्शंस आ चुके हैं। जिस तरह अगर मैं इमेज को कट आउट करूंगा इस तरह देखिए तो क्या उसने क्या किया, इमेज का इतना एरिया, जितना एरिया फिल वक्त अभी इमेज का आपको शो हो रहा है उतना एरिया ही आएगा एंटर करने से, और जितना एरिया शो नहीं हो रहा है, जितना एरिया ग्रे है थोड़ा, वो एरिया आपके पास नहीं आएगा आपके पेज पर। देखिए इस तरह उसने क्या किया, उतने एरिया में इमेज को क्रॉप कर दी। तो ये होता है क्रॉप का ऑप्शन बेसिकली हमारे पास। सेकंड चीज क्या है, अगर इमेज को किसी शेप के फॉर्म में क्रॉप करना है तो मीन्स मैं क्लिक करूंगा क्रॉप शेप पे जाकर, तो अगर मुझे इमेज को करना है किसी शेप की फॉर्म में क्रॉप, तो फर्स्ट सपोज मैं फिलहाल अभी इस वक्त ले लूंगा एक शेप ये वाला, मल्टीप्लाई फॉर्म में क्लिक करेंगे, इसके बाद देखें तो आपकी इमेज उसी शेप में क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह भी अपनी इमेजेस को क्रॉप किया जा सकता है इजीली। और एक होता है आपके पास यहाँ पे विड्थ और हाइट, जो कि आप इन पॉइंट्स की हेल्प से भी बढ़ा सकते हो विड्थ हाइट और कम कर सकते हो, और फिर चाहो तो यहाँ पे इसकी हेल्प से भी एरोज दिए हुए होते हैं, ऊपर आपकी हाइट्स होती है, नीचे इसकी विड्थ होती है, तो यहाँ से भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग इजीली कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो ये था एक इमेज का कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इमेज को कैसे यूज किया जाता है बेसिकली। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में शेप। बेसिकली शेप का एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कैसे यूज़ होता है इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया शेप पे, और क्लिक करने के बाद मैंने कोई शेप लिया, लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अब हम शेप के फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे। देखें याद रहे जब भी आप कोई भी शेप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसका एक एक्स्ट्रा मेन्यू खुलकर आता है जिसके जरिए आप लोग उस शेप को फॉर्मेट एडिट कर सकते हैं मजीद। और अब भले वो शेप हो या स्मार्ट आर्ट हो या आपका चार्ट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि ऑब्जेक्ट से लिंक करती है, तो उसका एक अलग मेनू खुलकर लाजमी आता है ताकि आप उसको एडिट कर पाओ। अब यहाँ पे आने के बाद देखें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फर्स्ट इनका कि इंसर्ट शेप का ग्रुप। इसमें आप चाहें तो और शेप लेके इंसर्ट करवा सकते हैं, फिलहाल अभी ये नहीं पढ़ेंगे, ये सिंपल है, क्लिक किया ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको एडिट शेप का ऑप्शन, जस्ट क्लिक करेंगे इस पर। क्लिक करने के बाद पहले मिलेगा चेंज शेप, यानी कि जो आपने शेप बेसिकली ड्रॉ किया है अपने पेज के ऊपर, अगर आप इस शेप को किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चेंज शेप। जो सिंपल क्लिक करेंगे चेंज शेप के ऊपर, और देखिए इजीली अगर फर्स्ट सपोज मैं क्लिक करूँ इस वाले शेप पे, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको उस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है कि हम एक ड्रॉ हुए शेप को किसी और शेप में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेंज शेप। और एक आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ मिलता है आपको एक ऑप्शन एडिट पॉइंट्स का। बेसिकली एडिट पॉइंट्स क्या काम करता है, एडिट पॉइंट्स आपके शेप्स को आपके अकॉर्डिंग एडिट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक करा एडिट पॉइंट्स पे, एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ डॉट्स ब्लैक डॉट्स खुलकर आ गए हैं, और ये शेप के कॉर्नर्स में आते हैं जहाँ पे वो शार्प नोक बनी हुई होती है शेप की। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस वाले डॉट पे, देखें आपको मजीद डॉट आपको और मिलेंगे व्हाइट कलर के। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है ना शेप बेसिकली एडिट होता है। मैं सिंपल क्लिक करा इस ब्लैक वाले डॉट के ऊपर और मजीद फिर मैं सिंपल ऐसे एडिट कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से समथिंग क्लिक करूंगा इस वाले ब्लैक डॉट पे, देखिए आगे मजीद व्हाइट डॉट और खुल के आ जाएंगे, तो मैं इस तरह से इसको मजीद और एडिट कर सकता हूँ। तो बस बेसिकली इसका इतना काम होता है कि आपके डॉट आपके शेप को एक नया शेप देने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एडिट पॉइंट।
ओके हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देते हैं भाई। करने के बाद ये हमारे पास एक शेप आ चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और होता है रिक्वायर्ड के नीचे होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू में। जब हम लोग थोड़ा आगे आएंगे यहाँ पे ये रहा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल शेप के बारे में बात करें तो सिंपल शेप को चलाएंगे आगे। देखिए शेप पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अगर मुझे शेप पे कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी है, कुछ भी शेप फिल करना है, शेप आउटलाइन देनी है, शेप इफेक्ट प्रोवाइड करना है, तो वो सब मैं यहाँ से कस्टम लिख कर सकता हूँ। लेकिन कुछ बने बनाए आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सिंपल क्लिक करें यहाँ पे देखें तो कुछ नहीं आपको बने बनाए मिलेंगे। शेप कलर वट जो भी है देखें, उसका पीछे इंपैक्ट पड़ रहा है, शेडो आ गया, शेप के पीछे एक कलर चेंज हो गया इसका। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं सर हमें खुद एक क्रिएट करना है, मतलब एक खुद से शेप को मॉडिफाई करना है या फिर कस्टमाइज करना है, तो फिर क्या करेंगे, आप शेप फिल पर आएंगे। आने के बाद कोई भी रैंडम कलर देना। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक करा ऑरेंज कलर के ऊपर, यहाँ पे ऑरेंज कलर भी और भी डिफरेंट कलर्स यहाँ मौजूद, ठीक है। लेकिन ऐसा कलर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वो आपको बेसिकली चाहिए, तो क्या करेंगे फिर आप फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर फिल कलर। फिर अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे इसको आपके पास ऑप्शन खुल के आता है कलर्स का। यहाँ पे दो तरह के कलर्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है कस्टम। अभी हम पहले बात करेंगे कस्टम की। कस्टम बेसिकली क्या होता है, कस्टम में आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर दो, उसको डार्क कर दो, ग्रे लाइक टिन होता है एक कलर, एक टून मोड होता है कलर का, तो एक ग्रे मोड होता है। तो इस तरह आप देखिए अपने कलर्स को जो चाहे उस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रे, यहाँ से कलर्स की लाइटनेस और डार्कनेस आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर यहाँ पे बनकर आएगा न्यू वाले सेक्शन के अंदर इस तरह से। और बेसिकली हम लोग कलर मॉडल जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं RGB कलर मॉडल। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू बेसिकली, क्योंकि देखें RGB कलर से ही 16 मिलियन कलर्स ठीक है बनते हैं बेसिकली। याद रहे आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। RGB कलर को मिला के 16 मिलियंस कलर बनते हैं हमारे पास। R मतलब रेड, ग्रीन, G मतलब ग्रीन एंड B मतलब ब्लू कलर, इस तरह से। फिलहाल अभी ये हमारे टॉपिक नहीं है, हम आएंगे स्टैंडर्ड पर। और यहाँ पे देखिए आकर हम लोग जो है कोई भी स्पेसिफिक ये हनी ब्लॉक में कुछ कलर दिए हुए होते हैं, तो आप कोई भी चाहे कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। फिलहाल इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद अगर चाहे तो कोई एक कलर सेलेक्ट कर उसको कस्टम पे जाके डार्क या लाइट भी इजीली कर सकते हैं, ये भी इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, ये करने के बाद सिंपल हम ओके कर देंगे। देखिए तो आपका कलर उसी के अकॉर्डिंग जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे कलर बनकर आ जाएगा और वो कलर आपके रिसेंट एक ब्लॉक में आ जाएगा इस तरह से। अगर एक शेप के अंदर कोई कलर नहीं देना तो आप सिंपल कर देंगे नो फिल, तो शेप में कोई कलर नहीं आएगा, वो जाएगा एकदम नो फिल, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शेप के अंदर कोई पिक्चर अप्लाई करनी तो सिंपल क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर। करने के बाद कहाँ से करनी है, ऑनलाइन करनी है, फिर अपने कंप्यूटर, सिंपल अभी कंप्यूटर से कर लूँगा, क्लिक करूँगा कंप्यूटर के ऊपर लाइक फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट सपोज मैं अभी सेलेक्ट कर लूँगा इसमें से लाइक ये वाली पिक्चर एंड कर लूँगा इसको यहाँ पे इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करेंगे देखिए आपके पास वाली पिक्चर आपके शेप में आ चुकी है, सिंपल इस तरह से कुछ। तो देखिए हम एक शेप के अंदर कोई एक इमेज को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, बट सर जब हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में एक पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम फिर शेप के अंदर इमेज को लेकर क्यों आ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। देखिए उसका पर्पस बेसिकली ये होता है, इसका एक बहुत खास पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हम अगर पिक्चर सिंपल यूज करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करने के, तो उसमें हम लोग ऑफसेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑफसेट एक्स, लेफ्ट, राइट, ये जो होता है टॉप बॉटम। लेकिन अगर हम शेप्स के जरिए इमेज को लेके आते हैं तो इसमें हम लोग ऑफसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज कैसे, इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास फिलहाल ये वाली इमेज मौजूद है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये जो इमेज है मेरे पास ये शेप के थ्रू आई है, ठीक है ना। और मैं अभी यहाँ पे एक और इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ जो कि सिंपल इमेज होगी। आई विल शो यू हेयर। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्क्वायर कर देंगे ताकि ये मूवेबल हो जाए। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। करने के बाद साइज थोड़ा मैं इसका कम कर दूंगा फिलहाल, इसको उठा के यहाँ पे रहेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो इमेजेस मौजूद हैं, एक ये है और एक हमारे पास इमेज ये है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं इस इमेज को अंदर रहते हुए शेप के स्ट्रेच कर सकता हूं और ये ओवरफ्लो नहीं करेगी शेप के बाहर, लेकिन इस इमेज को मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता। एग्जांपल दिखाऊं, देखिए मैं इस वाली इमेज पे जो कि शेप के ऊपर है, ये वाली इमेज, मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा और इसके क्लिक करूंगा मैं फॉर्मेट शेप के ऊपर। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करने का देखिए हम आएंगे अपने इस पेंट बकेट टूल में, आने के बाद फिल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ही हम थोड़ा बॉटम पर आते हैं, बॉटम साइड पे ये देखें यहाँ आपको देखने को मिलता है ऑफसेट लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को शेप के अंदर ही स्ट्रेच थोड़ा
मतलब बड़ा कर सकते हो कहीं से भी चाहो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। फर्स्ट सपोज मैं इंक्रीज करता हूँ लेफ्ट साइड से, ठीक है। देखिए जिस तरह मैं लेफ्ट साइड से गौर करें, जिस तरह मैं लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू माइनस में लेके जाऊँ, देखिए वो उतनी अपने आप को स्ट्रेच कर रही है, लेकिन क्या वो शेप से बाहर नहीं निकल रही है। ये चीज आप गौर करें कि वो शेप से बाहर नहीं आ रही है, वो शेप के अंदर ही खुद को स्ट्रेच की जा रही है। आप चाहे राइट से करें, आप चाहे टॉप से करें, आप चाहे बॉटम से करें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह देखें। और लेकिन ये वाला फंक्शन इस नॉर्मल पिक्चर मोड में नहीं होता है। आप देखें, खुद देखिए, मैंने राइट क्लिक करा पिक्चर पे, फॉर्मेट शेप पिक्चर पे गया, खुलकर आ गया। अगेन वही पेन बकेट टूल पे जाएंगे, देखें फिल पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये एक पिक्चर है, इस वजह से। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पे इसको इजीली यूज, मतलब पिक्चर में बेसिकली एक सिंपल पिक्चर है, तो वो आपको अगर यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है तो वो सिंपल इस पे अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज वो इस पे अप्लाई हुआ तो उस वजह से आपको इसका वो शो कर रहा है, इस वाले का शो नहीं कर रहा है। ये इस वाले का नहीं है। अगर आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तब भी वो कुछ खास फर्क आपकी इस इमेज पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये शेप के लिए बनाया गया। अगर आप शेप के अंदर एक इमेज को इंसर्ट करते हैं देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट वेरी वेल। ओके, सो यहाँ पे हम इसको फिलहाल अभी रिमूव कर दूंगा। समझाने का मकसद ये था कि किस तरह से एक शेप के अंदर इमेज काम कर रही होती है और किस तरह से एक नॉर्मल इमेज काम कर रही होती है। तो वो आई होप कि उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे यहाँ पे शेप फिल में, थोड़ी मजीद बात करते हैं आगे। तो शेप फिल में हम आने के बाद शेप के अंदर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी आउटलाइन पे अप्लाई किया था, ठीक है। और जिसमें क्लिक करेंगे मोर ग्रेडियंट के ऊपर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास अगेन खुल के आ जाएगा पिक्चर फॉर्मेट का एक पॉपअप। देखें जो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, कलर्स, पिक्चर्स, ग्रेडियंट्स, टेक्सचर्स, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देखें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी इजीली ग्रेडियंट, फिल, टेक्सचर, पैटर्न, सॉलिड, इस तरह से। अब देखें इन केस अगर मैं अपने शेप के अंदर कोई भी ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू ऐड ग्रेडियंट कलर इन दिस शेप, तो क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे ग्रेडियंट फिल के ऊपर। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास अगेन वही जो मैंने आपको होम मेन्यू में पढ़ाया था कि किस तरह से हमने बॉर्डर्स वगैरह जो है उसको एडिट किया था। तो देखें यहाँ पे देखें वही चीज़ आपको दे रहा है, क्या क्या मल्टीपल स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ग्रेडियंट कलर इजीली इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज कैसा, देखें यहाँ पे अगेन वही बोल रहा है प्रीसेट ग्रेडियंट। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ें आके डिफरेंट तरह के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट क्लिक करें आप, यहाँ पे देखिए वो कलर यहाँ पे जो इन्होंने पहले से सेट करे हुए हैं वो यहाँ पे आपके पास शेप के अंदर सेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम क्लिक करेंगे टाइप पर, तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो मैंने शेप की टाइप सेलेक्ट करी हुई जो बाय डिफॉल्ट हुई वो हुई रेडियल, लेकिन आप क्लिक करें लीनियर पे, देखिए तो आपका कलर लीनियर मोड में आ जाएगा। सर रेडियल, लीनियर, रेक्टेंगुलर पैथ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टॉप पे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सपोज रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एक येलो कलर, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं भाई एक ब्लू कलर, इस तरह से। अभी देखिए मेरे पास जो कलर है वो रेड है, येलो है, ब्लू है। वो किस तरह जा रहा है, वो डायगोनल शेप में जा रहा है। याद रहे जब भी आप लीनियर टाइप लेते हैं कलर की तो उसकी तीन तरह की टाइप होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। मैं दिखाता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्शन कलर्स की। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है लीनियर, और मैं आता हूँ अपने डायरेक्शंस के अंदर, तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कलर जो कि आपको विजिबल कर रहा है आपके शेप के ऊपर। ओके हो गया। लेकिन जैसे आप चेंज करते हैं अपने कलर्स को, करते हैं रेडियल, तो फिर वो सर्कल मोड में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो फिर वो आपको कलर आपका सर्कल मोड में दिखाई देता है। और अगर जैसे आप चेंज करते हैं रेक्टेंगुलर, तो फिर वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में शो करता है कलर्स आपके। और ऐसे ही लास्ट पैथ, तो पैथ सिंपल लास्ट पैथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, ये आई होप के समझ में आ गया आपको ग्रेडियंट के बारे में। अगर आप कलर चेंज करना है इसके स्टॉप्स का, जस्ट सिंपल सेलेक्ट करें इसके स्टॉप्स को और वहाँ पे जाके उसका कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से देखिए कर सकते हैं इजीली चेंज का कलर। और कोई स्टॉप अगर इसमें इंक्रीज करना है आपको, ग्रेडियंट स्टॉप, इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्टॉप हेयर, तो जस्ट क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे ही भी आ जाएगा। या फिर अगर आप देखें यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन ऐड का, आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, तो ऐसे भी आपको एक नया ग्रेडियंट बन के दिखाई देगा। इस तरह से किसी भी स्टॉप को रिमूव करना, जो सिलेक्ट करना है स्टॉप को, यहाँ पे कर दे रिमूव, तो वो एरिया आपका रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपको मिलती है एक ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी। आप जैसी फर्स्ट सपोज क्या मैंने क्लिक किया इस रेड वाले कलर के ऊपर स्टॉप पे, और इसको मैंने हल्का सा बढ़ाया ट्रांसपेरेंसी को, देखें तो कलर देखें बढ़ रहा है और कलर खत्म हो रहा है। मतलब क्या ये जितना भी एरिया रेड कलर का है वो सब ट्रांसपेरेंट हो गया है, बाकी कलर्स मौजूद हैं, जो रेड एरिया था कलर्स का वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है इस तरह से।
ब्राइटनेस क्या होती है, अगर मैंने फर्स्ट सपोज क्लिक करा ब्लू कलर के ऊपर और इसकी अगर मुझे ब्राइटनेस बढ़ाना है, सिंपल ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा तो काफ़ी वो वाइट हो जाएगा। ब्राइटनेस कम करूंगा तो वो थोड़ा डार्क होता है, ब्लैक मोड में आ जाएगा। तो सर ये होती है हमारे पास ब्राइटनेस। एक चीज़ यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ रोटेट विद शेप। अच्छा ये हम पढ़ाता हूँ आपको, पिक्चर के साथ क्लिक करूंगा पिक्चर के ऊपर, देखें अभी हमारी पिक्चर आ चुकी है और जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ इनकेस, तो आपकी पिक्चर भी रोटेट हो रही है, साथ में आपका शेप भी रोटेट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज इस पर टिक लगा हुआ है रोटेट विद शेप। जस्ट टिक हटा देंगे और अब रोटेट करेंगे तो सिंपल शेप रोटेट होगा, पिक्चर रोटेट नहीं होगी। तो ये इसमें फंक्शन होता है कि सिंपल शेप रोटेट करेगा, पिक्चर को रोटेट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इसमें ऑप्शन दिया होता है रोटेट विद शेप। टिक लगा दो को दोनों साथ रोटेट होंगे, टिक हटा दो को दोनों साथ रोटेट नहीं होंगे। फिर मिलता है आपको पैटर्न, टिक करेंगे पैटर्न, तो यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट तरह के शेप के ऊपर पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ देखें इसमें देख सकते हैं डिफरेंट तरह के पैटर्न हैं। तो यहाँ पे आप इन पैटर्न्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट कलर्स आप चेंज कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न में दो तरह के कलर्स हैं, एक फोरग्राउंड है बैकग्राउंड है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और अगर मैं फोरग्राउंड का कलर फॉर सपोज रेड रखता हूँ और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखता हूँ, सो इट वुड बी नाइस। देखें इस तरह आपके पैटर्न बन के आ जाएंगे डिफरेंट कलर्स के कुछ इस तरह से। तो आप चाहें तो शेप पे ये अप्लाई कर लीजिए, ये भी इसको हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ फिर हम ज़रा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने नो फिल पढ़ लिया, सॉलिड पढ़ लिया, ग्रेडिएंट पढ़ लिया, पिक्चर पढ़ लिया और पैटर्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं इजीली। तो सर ये चीज़ें जो हमने अप्लाई करी अब सब शेप पर ही इम्प्लीमेंट होती है, एंड आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़कर आ रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, ये अरेंज का पूरा ब्लॉक और साइज का, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा अलबत्ता मैं आपको इसमें एक चीज़ और पढ़ाऊँगा, वो क्या है कि हम लोग जो है ना एक इफेक्ट्स हमारे शेप्स में होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये होता है कि भाई एक इफेक्ट्स का ऑप्शन, कि इफेक्ट्स बेसिकली क्या काम कर रहा होता है वो पढ़ लेते हैं आज। देखें अगर मैं एक शेप के थ्रू फॉर सपोज एक बबल क्रिएट करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक करूंगा शेप के ऊपर, या फिर फॉर सपोज कर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक लाइक हार्ट फॉर्म में कोई शेप ये रहा, और यहाँ पे उसको जैसे ड्रॉ करेंगे शिफ्ट की हेल्प से। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे उसकी विड्थ और हाइट इक्वल आएगी। इफ़ यू विल नॉट प्रेस द शिफ्ट ड्यूरिंग इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द शिफ्ट, तो फिर उसकी हाइट और विड्थ मैसअप कर सकती है, वो थोड़ा अलग से आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया है कि हार्ट, और करने के बाद मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा ग्रेडिएंट कलर, बिकॉज मैं इसको एक लुक देना चाह रहा हूँ बबल का फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसकी आउटलाइन कर दूंगा नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं चाहिए। ये करने के बाद मैं ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देंगे भाई, रैंडम से कोई से भी रैम्बो कलर्स के ग्रेडियंट थी, मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रखूँगा, इसको यहाँ पे एक न्यू ग्रेडियंट ऐड करूँगा एंड अगेन ऐड करूँगा यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 स्टॉप्स हो चुके हैं। क्लिक करा डिफरेंट हर स्टॉप का कुछ लाइट कलर पर करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो डार्क कर दीजिए, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ना, इस वजह से यहाँ पे हम फर्स्ट पहले रेड करते हैं स्टार्ट से, देन ऑरेंज, अगेन रेड, अगेन ऑरेंज, देन येलो। मेरे ख्याल में ये कलर काफ़ी है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी कम कर देता हूँ जो मैंने बढ़ाई हुई थी, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी में नहीं चाहिए। बात रही आपके कलर्स की, कलर्स अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर, और अगर डायरेक्शन चेंज करनी है कलर्स की तो यू मैं चेंज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इतना भी काफ़ी चलेगा। अब ये होने के बाद हम आएंगे अपने इफेक्ट्स पर। इफेक्ट्स पे आने के बाद हम आएंगे अपने 3D फॉर्मेट पर। आने के बाद यहाँ पे टॉप बेवल पर आएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाला बेवल। करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको 100 पॉइंट्स, देन 100 पॉइंट्स इस तरह से। और यहाँ पे मिलता है आपको एक ऑप्शन है मटेरियल की, जस्ट क्लिक करेंगे मटेरियल के ऊपर, सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट वाला क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपको मटेरियल के बारे में पता पड़ा है। उसके बाद यहाँ मिलती है आपको एक लाइटनिंग का ऑप्शन, आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर, सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक लाइटनिंग फॉर्म अगर इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देखेंगे लाइटनिंग एंगल भी कितने, मतलब एक लुक उसमें आ गया, एक शेप के थ्रू कि हमने एक इफेक्ट के थ्रू एक शेप को एक अलग ही हमने लुक दे दिया ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। सो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो ये अप्लाई करें सर्कल के ऊपर, सो ये और भी अच्छा लगेगा। खैर आगे बढ़ जाता है। तो सर शेप हमारा हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और आगे अब हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। बेसिकली स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है, तो क्लिक। अच्छा स्मार्ट आर्ट बेसिकली एक बात जान लीजिए स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट जो होता है वो बेसिकली हमारे किसी भी नॉर्मल डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट को। किसी भी नॉर्मल डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट को। स्मार्ट आर्ट आपके डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक अगर आपको डेटा की टाइप मालूम है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर सपोज अगर हमारा डेटा प्रोसेस वाला डेटा है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है लाइक इनपुट एंड देन प्रोसेस देन आउटपुट।
तो अगर हमारा डेटा कुछ इस तरह का है जो कि प्रोसेस वाला हो रहा होता है, तो भी उस मतलब डेटा के हिसाब से ही आपको स्मार्ट आर्ट यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट सपोज अगर मैं इसी डेटा को एज ए स्मार्ट आर्ट के ज़रिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ MS वर्ड के पेज पर, तो सिंपल क्या है कि हम क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्मार्ट आर्ट के टाइप्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्ची एंड सो ऑन। अब सर यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारा जो डेटा है, जो हम डेटा बेसिकली इसमें पुट करना चाह रहे हैं, उस डेटा की टाइप क्या है, वो प्रोसेस का डेटा है या लिस्ट डेटा है या साइक्लिंग डेटा है। तो अभी जो हमारे पास डेटा यहाँ मौजूद है वो प्रोसेस वाला है, तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे प्रोसेस के ऊपर, तो सारे यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट प्रोसेस वाले देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट सपोज आपने अगर सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट वन, देखिए बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसका शो करेगा प्रीव्यू, आप जस्ट यहाँ पे कर दीजिए इसको ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पेज पे इस तरह ये बनकर आ जाएगा। जैसे ये बनकर आएगा जब यहाँ पे इसमें जो भी चीज़ हमने ऊपर लिखी हुई है इनपुट, एंड देन यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, यहाँ लिख देंगे फॉर सपोज प्रोसेस। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट शेप में, यहाँ लिख देंगे आउटपुट। तो देखें इस मतलब ये भी एक डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट प्रेजेंट करा जा रहा है, और ऊपर भी आपके डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो एक नॉर्मल डेटा है जो कि विदाउट स्मार्ट आर्ट है। तो ये तरीका होता है कि अपने एक नॉर्मल डेटा को विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट प्रेजेंट करना। उसके साथ ही हम एक काम करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, इसका नाम होता है हायरार्ची। तो इंसर्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट पर। क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे हायरार्ची पे, और उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वन कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो आपका पहला होता है बेसिकली ये सब चार्टों का मतलब सब स्मार्ट का एक बेसिक स्मार्ट आर्ट होता है, ठीक है, और जिसका नाम हमने इसमें लिखा हुआ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऐसे आप जहाँ क्लिक करेंगे उसके जो फर्स्ट होगा वो बेसिकली बेसिक होता है सबका। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया इसके ऊपर हमने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो आपके पेज पर ये कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3 4 5 शेप्स आपको दिए हैं। तो फिलहाल मैं अभी एक काम करूँगा कि मैं अभी 4 शेप्स को रिमूव कर दूंगा इस तरह से, और एक शेप रखेंगे ऊपर टॉप पर। अब ये सब रखने का मकसद ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारे शेप जो खुद इंसर्ट करें इसमें, ताकि हमें पता पड़े कि हम किस तरह से शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही शेप मौजूद है, और यहाँ पे देखें, अगर ऊपर देखें स्मार्ट आर्ट के मेन्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। जैसे आप क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर तो आपके पास ये वाला मेन्यू खुल कर आ जाएगा। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे स्मार्ट आर्ट पर, कहीं और क्लिक किया हो तो ये मेन्यू हट जाएगा। तो फिलहाल हमें क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट पर। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इसके मेन्यू पर। फिर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ देखने को मिलेगा आपको ऐड शेप, यानी कि आप स्मार्ट आर्ट जो आपने बेसिकली ये बनाया हुआ है इसमें कितने शेप्स और ऐड करना चाहते हैं और कहाँ ऐड करना चाहते हैं, बिफोर, आफ्टर, बिलो या फिर अबव, वो आपकी मर्जी है। तो फिर सपोज अगर मैं इसी के नीचे बॉटम एरिया पे कोई एक शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले एक काम करूँगा, मैं इसमें कुछ लिख दूंगा, लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है MS ऑफिस। फर्स्ट सपोज का मैं MS ऑफिस एक कंपनी है, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस कंपनी। इस तरह से करने के बाद फिर मैं गया अपने ऐड शेप पे, क्लिक किया यहाँ पे। जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड शेप पे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव और ऐड शेप बिलो। अगर आपको शेप इस शेप के नीचे चाहिए एग्जैक्ट तो हम क्लिक करेंगे ऐड शेप बिलो पर। इसका मतलब होता है कि आप एक शेप के नीचे दूसरा शेप लाना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट क्लिक कर देंगे ऐड शेप बिलो पर इस तरह से। जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड शेप बिलो तो हमारे पास उसी शेप के नीचे एग्जैक्ट एक शेप बन के आ जाएगा। अब फॉर सपोज करें कि हम इसमें कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइज डेटा जो होता है आपका, उसको अगर आप स्मार्ट आर्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर देन आप यूज़ करते हैं हायरार्ची चार्ट, इस तरह जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। और इसमें आने के बाद हम सिंपल क्लिक करेंगे शेप पर, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली। अब MS ऑफिस हमने एक एज ए कंपनी के तौर पे जो हमने हेड यहाँ पे क्रिएट किया है शेप पे, हमने यहाँ पे MS ऑफिस कंपनी का नाम लिख दिया है। उसके नीचे अगर हम और चीज़ें भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि अगर मैं ये चाहूँ कि भाई एक MS ऑफिस कंपनी है और उसमें हमारे पास कुछ डिपार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक फाइनेंस, इस तरह से फाइनेंस डिपार्ट इस तरह। और लिखने के बाद अब मैं बोलूँगा भाई MS ऑफिस कंपनी में और भी डिपार्ट्स है तो मुझे वो और भी इसमें मेंशन करने, तो मैं क्लिक करूँगा इस हेड के ऊपर, हेड पे क्लिक करेंगे और अगेन ऐड शेप पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे अगेन ऐड शेप बिलो। तो अगेन अब क्या होगा, वो अगेन आपका इसके नीचे एक शेप बना के दे देगा कोई इस तरह से कुछ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे शेप पे, और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्ट हमने पहले दिया था, अब मैं फर्स्ट सपोज दे देंगे मार्केटिंग डिपार्ट, इस तरह से मार्केटिंग डिपार्ट। इसी तरह हम लोग मजीद इसमें डिपार्ट्स अगर देना चाहें इस कंपनी की तो जस्ट क्लिक करेंगे इसके हेड पर और ऐड शेप पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे और कर देंगे ऐड शेप बिलो। तो ऐसे आपके पास एक और उसका शेप नीचे बन के आ जाएगा। तो वहाँ पे फिर हम लोग उसमें डिपार्ट्स वगैरह और मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक सेल्स डिपार्ट,
कुछ इस तरह से। अब देखें ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ रहा है, लाइक एक हेड कंपनी है, उसके 3 डिपार्ट है, फाइनेंस डिपार्ट, मार्केटिंग डिपार्ट और सेल्स डिपार्ट। इन डिपार्ट्स में अगर आप इसको मज़ीद डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि भाई इन डिपार्ट्स में हम इनके मैनेजर्स का नाम लिखना चाह रहे हैं कि कितने मैनेजर्स हैं, उसके बाद अगेन भी आप क्लिक करेंगे ऐड शेप बिलो पे और ऐसे ही उसके नीचे एक शेप बन के आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे उनके मैनेजर का नाम भी यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं इस तरह कुछ। तो यहाँ लिख दिया, फर्स्ट सपोज करें मिस्टर अली इस तरह। तो ऐसे ही आप फिर अगेन नेक्स्ट डिपार्ट का भी और सेकंड और थर्ड डिपार्ट का भी इसमें इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो मीन्स दैट कि आप इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आ रहे हैं बेसिकली। अब देखिए यहाँ आपको मिलेगा लास्ट में, देखिए उसके नीचे, तो यहाँ होता है टैक्समैन। टैक्समैन का मतलब होता है कि आपने जो टैक्स लिखा है अपने शेप्स के अंदर, या एक विद द हेल्प ऑफ टैक्समैन के थ्रू भी लिख सकते हो। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक किया टैक्समैन के ऊपर, तो यहाँ पे खुल गया आपके पास टैक्समैन पूरा। तो जो कंटेंट आपने इसमें डाला है अपने शेप्स में, वो कंटेंट आपको सारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये भी आपका एक टैक्समैन होता है। आप अगर इसमें लिखेंगे तो वो बेसिकली यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शेप्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है प्रोमोट और डिमोट। प्रोमोट का मतलब होता है बेसिकली किसी भी शेप को सब शेप के ऊपर ले आना, ठीक है। और डिमोट का मतलब होता है कि किसी भी शेप को बाहर निकाल देना, अलग कर देना, डिमोट कर देना। तो फर्स्ट सपोज करेंगे अगर मैं इस वाले डिपार्ट पे क्लिक करता हूँ, मार्केटिंग डिपार्ट के ऊपर मैंने इसको जस्ट प्रोमोट कर दिया, तो देखें वो एक अलग फॉर्म में बन के आ जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। और ऐसी अगर हमने फर्स्ट सपोज करें इसी डिपार्ट को डिमोट कर दिया, तो वो आपके पास एक अलग डिमोट नीचे होकर आ जाएगा उसके। तो ये होता है प्रोमोट एंड डिमोट। उसके बाद देखिए यहाँ मिलता है आपको मूव अप एंड मूव डाउन। अगर आपको ये जो आपका डिपार्ट है फाइनेंस डिपार्ट, आपको इसको राइट साइड मूव करना, तो आप जस्ट क्लिक करते हैं मूव डाउन, तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। ऐसे ही और करेंगे तो वो राइट साइड पे आता रहेगा, और ऐसे अगर आप मूव अप करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे इस तरह से आता रहेगा। तो ये होता है आपके पास मूव अप एंड मूव डाउन बेसिकली। उसके बाद देखिए यहाँ मिलेगा आपको एक ऑप्शन राइट टू लेफ्ट का। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि आपका जितना भी चार्ट का जो एरिया, स्मार्ट आर्ट का एरिया है, राइट वाला वो लेफ्ट पे आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला वो राइट पे आ जाएगा। जस्ट क्लिक करने पर इस तरह से ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट इस तरह। और फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा लेआउट का एक ऑप्शन इस तरह से। लेआउट का मतलब होता है कि आपका जो बेसिकली स्मार्ट आर्ट है, जो आपने अपने पेज के पास को प्लेस किया, इंसर्ट किया है, वो किस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। मैं क्लिक करूंगा लेआउट पे। आप एक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किस तरह शो होता है कंप्लीट, इसके बारे में दी हुई इन्फॉर्मेशन। फिर एक होता है बोथ, एक होता है लेफ्ट हैंग, एक होता है राइट हैंग। मीन्स दैट अगर हम क्लिक करेंगे बोथ पे तो आपके कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। दोनों जो उसके सब शेप्स होंगे वो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, ऐसी एक यहाँ पे। अगर एक और होता तो वो यहाँ पे आता इस तरह से। और ऐसे ही अगर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंग पे तो वो कंप्लीटली लेफ्ट साइड पे हैंग हो जाएगा, और क्लिक करेंगे अगर राइट हैंग पे तो वो कंप्लीटली राइट साइड पर हैंग हो जाएगा इस तरह से। फिलहाल हम लोग अभी यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाला, बिकॉज हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। और ये सब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपको किस तरह की किस तरह लेआउट की नीड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो इसको सेट करते हो। उसके बाद आपको मजीद लेआउट्स यहाँ देखने को मिलते, लिखा हुआ आपको यहाँ मिलेगा लेआउट्स। इन लेआउट्स का मतलब होता है कि जो स्मार्ट आर्ट हम लोगों ने अभी प्रीवियस देखे थे, जिस तरह मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँ, दोबारा क्लिक करूँ स्मार्ट आर्ट के ऊपर, और दोबारा अगर मैं क्लिक करूँ हायरार्ची पे, तो यहाँ पे जो आपको ये सब देखने को मिल रहे हैं, ये सारे स्मार्ट आर्ट की टाइप्स, ये सब आपको इस लेआउट वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगी इस तरह से। कहाँ पर है? स्मार्ट डिजाइन मेन्यू में ये रहा। तो ये सब लेआउट के वही होते हैं। आपने एक बार कंटेंट बेसिक शेप में ऐड कर दिया, लाइक बेसिक स्मार्ट आर्ट में ऐड कर दिया कंटेंट अपना। उसके बाद अगर आप उसको डिफरेंट लेआउट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसी के ही हायरार्ची के, तो इस तरह से आप फिर उसको डिफरेंट लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ देखने को मिलता है आपको चेंज कलर्स। तो यहाँ से आप लोग कलर्स वगैरह भी इसके चाहें तो चेंज करवा सकते हैं इजीली। एंड देन फिर यहाँ होता है कि पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल, तो यहाँ से आप लोग स्मार्ट आर्ट पर स्टाइल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं, तो अब वो आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह। अब लास्ट में मिलता है आपको रीसेट ग्राफिक। इसका मतलब होता है कि जितने भी आपने इस पे ग्राफिकली काम करा है, अगर आप उसको फर्स्ट सपोज करें कि दोबारा रीसेट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट क्लिक करते हैं रीसेट ग्राफिक्स के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे तो जिस तरह आपका स्मार्ट बेसिक था वो वैसे ही बन के आ जाएगा। फॉर्मेट मेनू का मतलब ये कि जो हम लोग पीछे प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस अभी जो हम शेप्स के बारे में पढ़कर आ रहे हैं, तो वही चीज़ ये फॉर्मेट मेन्यू शेप का ये बेसिकली एक फॉर्मेट मेन्यू है। क्योंकि स्मार्ट आर्ट में ज़्यादातर लोग शेप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट के ऊपर, तो यहाँ मैं किसी भी एक इंडिविजुअल शेप को एडिट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये कुछ हमारे पास इस तरह होने लग जाएगा इस तरह से। तो इंडिविजुअली आप शेप को अगर एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर्मेट मेन्यू पे आके इसको इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं। तो ये था स्मार्ट आर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। सो बेसिकली चार्ट जो हमारे पास MS वर्ड में दिए जाते हैं, ये हमारे मैथमेटिकल डेटा को
प्रेजेंट करने में काम आते हैं विजुअल फॉर्म में। तो फर्स्ट सपोज अगर मैं क्लिक करूंगा चार्ट पर, जैसे हम क्लिक करेंगे चार्ट पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कॉलम, लाइन, पाई, बार और एरिया चार्ट। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं कॉलम चार्ट पे, या अगर हम किसी भी चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका बेसिक जो पैटर्न होता है वो आपको यहाँ पे बन के देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से टॉप साइड के ऊपर। और अभी हम क्लिक करेंगे कॉलम चार्ट पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट चार्ट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लस्टर्ड कॉलम। ऐसी इसी की फिर मल्टीपल टाइप्स होती है, तो वो आप इस तरह यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। 3D फॉर्म में भी होते हैं कुछ, और कुछ 2D फॉर्म में भी होते हैं बेसिकली। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर, जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा लेंगे। हर चार्ट का भी एक अपना मकसद होता है कि भाई अगर कॉलम चार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम बेसिकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी आपके पास हर चार्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन चार्ट को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ओके करेंगे यहाँ पे, तो आपके पेज पर ये इंसर्ट होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आपके पेज पे इंसर्ट होकर आएगा तो यहाँ पे आपको जो है ना चार्ट भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फिर ये आपको एक एक्सेल की शीट है छोटी सी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब एक्सेल की शीट यहाँ पे क्यों आई है? एक्सेल की शीट यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि देखिए एक्सेल में अगर हम लोग डेटा इनपुट करेंगे तो उसी का हमें आउटपुट हमारे ग्राफ पे शो करेगा, हमारे चार्ट पे शो करेगा। फॉर सपोज यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ लिखा हुआ है सीरीज 1, 2 एंड 3। यही चीज अगर हम नीचे गौर करें तो यहाँ पे लिखी हुई कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 और सीरीज 1, 2 एंड 3। अगर मैं डेटा पे जाके यानी एक्सेल में जाके इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैंने फॉर सपोज करें किसी क्रिकेट का नाम लिख दिया लाइक अफरीदी, एंटर करा और यहाँ में डिफरेंट नेम लिखता गया, हमजा, उजैर एंड देन उजैन, इस तरह से। और मैंने ऊपर वाले को भी चेंज कर दिया, सीरीज 1 यहाँ मैंने फर्स्ट सपोज कर दिया ODI 1 यानी कि वनडे इंटरनेशनल, और ODI 2 एंड देन ODI 3, इस तरह से। अब जब हमने यहाँ पे ये ODI की एक फर्स्ट सपोज करें शीट क्रिएट की है ऊपर, यही चीज इसी की इम्पैक्ट यानी कि यही जो इम्पैक्ट करेगा इसका आउटपुट जो होगा वो हमें अपने ग्राफ के ऊपर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए आ गए उसकी जगह, और सीरीज जो लिखी हुई थी वहाँ पे हमने ODI 1, 2 एंड 3 लिख दिया है। अब यहाँ पे जो सीरीज दी होती है इसका मकसद क्या होता है कि बताता है कि जो आपके पास बेसिकली फर्स्ट बार जा रही है इसका कलर कौन सा है, ये कौन सा कलर है, इसका कलर कौन सा। कलर के साथ से ये सीरीज का नाम भी शो करता है कि ODI 1 का ब्लू कलर है तो वो आपके पास ये वाली सीरीज हो जाएगी, ODI 2 का ऑरेंज कलर है तो आपके पास ये वाली सीरीज हो जाएगी, और ऐसी ODI 3 का अगर ग्रे कलर है तो आपके पास ये वाली सीरीज होगी ODI 3 ग्रे कलर वाली। तो सीरीज बेसिकली क्या होती है कि वो आपको कलर्स भी शो कर रही होती हैं और उसके साथ उसके नेम्स भी शो कर रही होती हैं। अब यहाँ पे इन केस अगर हम फर्स्ट सपोज करें इसको एडिट करते हैं, लाइक अगर मैं डेटा को इनके एडिट करता हूँ, मैंने 40 रन किया, मैंने कहा अफरीदी हैं उन्होंने ODI 1 में 40 रन स्कोर कर, तो जिस तरह हम लोग डेटा एडिट करते जा रहे हैं उसी का इम्पैक्ट आपको आपके ग्राफ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ऐसे हम सबको प्रोवाइड कर देंगे इसको स्पेसिफिक डेटा इस तरह से। तो देखिए इस तरह हमने डेटा इनपुट किया है उसी का इम्पैक्ट हमें ग्राफ पर भी देखने को मिल रहा है इस तरह। और अभी फिलहाल एक काम करते हैं कि अभी इस एक्सेल वाली फाइल को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब चार्ट की सारी बात करते हैं तो ऊपर आ रहा है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दूंगा ODI शीट, यहाँ पे ODI शीट, सिंपल ODI शीट चार्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें तो ये जो लाइंस जा रही होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइंस, और जो बार्स जा रही होती है इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम्स, बार्स बेसिकली बार्स कहते हैं। और ये जो बीच में इनके जो एरिया होता है लाइंस के बीच का इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया, और ये जो इनके नाम्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और जिनके आपके पास फॉर सपोज करें जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं ये हमारे पास होते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो बनी हुई है आपके पास ODI 1, 2 एंड 3, इनको हम सीरीज भी कहते हैं बेसिकली, और इनको लेजेंड कीज भी कहते हैं, लेजेंड भी बोलते हैं। तो फॉर सपोज करें कि अगर हम चार्ट्स के सारे एलिमेंट्स को एक नाम देना चाहें तो वो हम बेसिकली उनको बोलते हैं चार्ट एलिमेंट, लाइक चार्ट टाइटल, प्लॉटिंग एरिया, बार्स, एक्सेस, वाई एक्सिस या एक्सेस, कुछ भी सीरीज, इन सबको बेसिकली एक नाम देते हैं जो कि होता है चार्ट एलिमेंट बेसिकली। फिर सपोज करें कि अगर यहाँ पे आपके पास बार्स ऊपर जा रही हैं लेकिन ऊपर आपको नंबर्स आप बेसिकली से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि सर अगर हम उज़ैन के ODI 3 के स्कोर की बात करें कितने, तो वो हम उसमें देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऊपर इनके बार्स के ऊपर इनके स्कोर भी लिखे हुए आए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है डेटा लेबल्स। तो आप जैसे ही डेटा लेबल्स पे क्लिक टिक लगाते तो आपके पास डेटा के ऊपर लेबल्स बने हुए रहते हैं इसी की। तो ये शो करते हैं कि भाई इन्होंने इतना स्कोर किया है,
और उजैन ने ODI 2 में इतना स्कोर किया है और ODI 1 में इन्होंने इतना स्कोर किया है। और अगर हम एक्सेल का चार्ट जो सॉरी एक्सेल की जो हमारे पास शीट थी जिसमें हमने डेटा इनपुट किया था, अगर वो पूरी शीट हम इस ग्राफ के नीचे यानी कि इस चार्ट के नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल उसे बोलते हैं हम लोग डेटा टेबल। हम जस्ट क्लिक कर देंगे डेटा टेबल के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो हमें यहाँ पे डेटा टेबल भी ला के दे देगा हमारे बार्स के एग्जैक्ट नीचे बॉटम एरिया पर, इस तरह से कुछ। तो हमें देखने में और भी आसानी हो जाएगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने चार्ट को बेसिकली हम लोग एडिट कर रहे होते हैं और ये हमारे पास देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर चार्ट एलिमेंट्स। उसके साथ अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे आपको ये जो वाई एक्सिस है, ये जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो 70 दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको 100 करना चाहें तो 100 भी कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करेंगे इस पर, राइट क्लिक करेंगे और आएंगे फॉर्मेट एक्सिस पर। यहाँ पे आने के बाद फिर देखें यहाँ आपको देखने को मिलता है एक अमाउंट मैक्सिमम में 70, तो हम 70 से अगर उसको 100 करते हैं और 100 करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, तो देखें यहाँ पे आपके पास एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें वो एक्सिस जो है 100 हो जाएंगी बेसिकली इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास वो इस तरह 100 फॉर्म में आ जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 10 से 20 पे 10 का डिफरेंस है, फिर 10 से 30 पे 10 का डिफरेंस है। अगर हम इस डिफरेंस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वाई एक्सिस के अंदर तो मेजर्स पर आएंगे हम, मेजर पे, और मेजर पे आने के बाद अब फॉर सपोज अगर मैं 15 पे करता हूँ, यहाँ पे करते हैं 20, तो देखें वो उनका जो बेसिकली इसमें जो है फिर डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करके एंटर कर देंगे, इस तरह क्लिक करेंगे 20 लिख कर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस होगा बेसिकली वो 10 से बढ़ के 20 का हो जाएगा। तो ये होता है कि बाद बेसिकली वाई एक्सिस जो कि हम इसमें डिफरेंस वगैरह इसके बढ़ा सकते हैं इसके, और उसके साथ हम दोबारा इसको 10 कर देंगे, वो दोबारा के पास इसमें 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ अगर इसके मेन्यू में हम लोग आते हैं चार्ट डिज़ाइन के, यहाँ मिलता है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे मज़ीद एलिमेंट्स जो हमने यहाँ से ऐड किए थे, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स, उनके ज़्यादा ऑप्शंस आपको एलिमेंट्स के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद देखिए अगेन वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, डेटा टेबल आप चाहे ना दें या फिर आप दे दें, लेजेंड की के साथ दे दें या फिर लेजेंड की के बगैर दे दें। देखिए आपके सामने वो वर्क कर रहा है। ऐसे ही आपके पास चार्ट टाइटल होता है कि आप टाइटल कहाँ पे देना चाहते हैं, नन तो वो हट जाएगा टाइटल, अबव चार्ट पे तो चार्ट के अबव पे आ जाएगा, फिर सेंटर्ड ओवरले तो वो चार्ट की जो लाइंस होंगी वो उसके बैक पे आ जाएंगी इस तरह से। डेटा लेबल्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी जिस तरह भी हमने यहाँ पे दी हुई है, अगर हम नन कर देंगे तो हट जाएंगे लेबल्स, सेंटर के अंदर सेंटर में आ जाएंगे, इनसाइड एंड तो टॉप पे चले जाएंगे, इनसाइड बेस तो लास्ट में आ जाएंगे, आउटसाइड एंड आउटसाइड अगेन बाहर चले जाएंगे, और डेटा कॉल आउट यानी कि उनका नाम भी कॉल आउट करेंगे साथ में। ये सब चीज़ें आपके एलिमेंट्स के अंदर ही आती हैं। क्विक लेआउट से मुराद ये है कि कुछ बने बनाए लेआउट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आपने जिसमें अगर आपने डेटा एंटर कर दिया अपना एक बेसिक चार्ट के ऊपर, कॉलम चार्ट के, उसके बने बनाए आपको यहाँ पे स्टाइल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह। ये सारे आपको यहाँ बने बनाए स्टाइल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह। उसके बाद चेंज कलर, यहाँ से आप इजीली चेंज कलर भी इसका चेंज करवा सकते हैं चार्ट्स का, और यहाँ से आप चार्ट के मजीद स्टाइल जो देना चाहें वो स्टाइल भी यहाँ पे इसमें चार्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ अगर आपने एक्सेल का जो शीट थी वो रिमूव कर दी अपने MS वर्ड से, तो आप क्लिक करें सिलेक्ट डेटा पे, वो दोबारा फिर आपकी जो एक्सेल की शीट होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ऊपर बॉटम टॉप एरिया पे इस तरह से। दोबारा क्लोज करते हैं, मर्जी है आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ मिलता है वो चेंज चार्ट टाइप, जैसे हम क्लिक करेंगे इस चेंज चार्ट टाइप पर, और यहाँ पे अगर हम चार्ट के डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, 3D कॉलम्स ओके करेंगे यहाँ पे, तो फिर आपके पास वो इस तरह 3D कॉलम्स में देखने को मिलेंगे आपको चार्ट्स। तो ये था बेसिकली हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। अब बात करेंगे लिंक्स के बारे में। हम MS वर्ड में लिंक्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और कैसे करते हैं, और कितने तरह के लिंक्स होते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में हमारे पास हाइपरलिंक होता है, और हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के। बेसिकली हाइपरलिंक दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल हाइपरलिंक और एक होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जब हम MS वर्ड के पेज के अंदर की बात कर रहे होते हैं, लाइक अगर हम MS वर्ड के अंदर रहते हुए लिंक लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। और अगर हम MS वर्ड के पेज के अंदर कोई वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड पे लिंक लगाते हैं कोई आउटसाइड इमेज का या फिर कोई फाइल वगैरह का, तो फिर उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिंक। ये दोनों लिंक हम MS वर्ड में ही यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर सपोज कैसे, जिस तरह भी हमारे पास यहाँ पे एक पेज मौजूद है, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंटर उससे एक और पेज ले आऊँगा। अब हमारे पास फॉर सपोज दो पेज है, मैं फर्स्ट पेज पर आते हैं। फर्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ में लिखा लाइक क्लिक टू गो सेकंड पेज, लिखने के साथ मैं इसको कॉपी कर लूँगा और नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद नीचे क्लिक करेंगे सेकंड पेज पर, और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इस पर यहाँ पर लिख देंगे क्लिक टू गो फर्स्ट पेज।
क्लिक टू गो फर्स्ट पेज, इस तरह से। ये होने के बाद सिर्फ करना है कि आप यहाँ पे सिंपल इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें लिंक लगाने देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिंक की, और इंटरनल लिंक जब हम यूज़ कर रहे होते हैं एमएस वर्ड में तो हमें बुक मार्क की ज़रूरत पड़ती है। हम क्लिक करेंगे बुक मार्क पे और इसको हम इसी नाम से सेव कर देंगे। यहाँ पे सेकंड पेज, इनके नाम के दरमियान में गैप मत दीजिएगा वरना वो नाम को सेव नहीं करता है। गैप की जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। यहाँ में दे दिया सेकंड पेज, और ऐसे ही हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, सिलेक्ट करके बुक मार्क कर देंगे इसको। इस वर्ड को भी हम इसमें बुक मार्क कर लेंगे, क्लिक करके बुक मार्क पर यहाँ पे सेकंड की जगह हम फर्स्ट लिख देंगे, बिकॉज फर्स्ट वाले को बुक मार्क कर रहे हैं, FIRST फर्स्ट पेज। यहाँ पे कर देंगे इसको ऐड, इस तरह। अब देखें दोनों वर्ड हमने आपस में बुक मार्क कर लिए हैं ताकि हम उसके इंटरनल लिंक लगा पाएँ। जैसे हम क्लिक करें, फर्स्ट सपोज करें सेकंड पेज पर तो हम पहुंच जाए सेकंड पेज पर, फिर जैसे हम क्लिक करें फर्स्ट पेज पर तो हम पहुंच जाएं फर्स्ट पेज पर। तो हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड पेज को इस तरह से। आप जितने भी वर्ड को चाहे सेलेक्ट कर लीजिए, मर्जी है। फिलहाल मैं अभी इतने वर्ड को सेलेक्ट कर लूँगा, और करने के बाद मैं जैसे भी लिंक लगाना मैं क्लिक कर दूंगा लिंक के ऊपर। ये लिंक आपके सामने मौजूद है, इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं बेसिकली। क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि आप इंटरनल लिंक की बात कर रहे हैं। क्लिक करेंगे इस पर, क्लिक करने के बाद देखें आप लिंक लगा रहे हैं फर्स्ट पेज पर, और फर्स्ट पेज पर आपने लिखा हुआ है सेकंड पेज, इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फर्स्ट पेज, याद रहे लाइक अपोजिट। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पेज तो आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पेज बुक हाइपरलिंक के अंदर, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेज तो आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड पेज हाइपरलिंक में। तो फिलहाल अभी हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट पेज और यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। देखिए इस पर लिंक लग चुका है। जब लिंक आपके वर्ड पे लग जाता है तो उसकी निशानी ये होती है कि उसका कलर ब्लू हो जाता है बेसिकली, और वो अंडरलाइन उसके नीचे आ जाती है। तो सिंपल में कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इस लिंक पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, देखिए आप उसी के अकॉर्डिंग उसके दिए हुए लिंक पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे इस वर्ड को, क्लिक करेंगे लिंक पर, और यहाँ पे हम इस पर सपोज करें सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे इसकी जगह सेकंड पेज, और यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। तो देखिए इस पर लिंक लग चुका है। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा फर्स्ट पेज पे तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने सेकंड पेज पे, मैं लाइक फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा, और जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ सेकंड पेज पे तो हम सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये होता है आपके पास हाइपरलिंक। इस तरह आप लोग अपने पेज में स्विच हो सकते हैं। अगर आपके पास 20 या 50 पेज मौजूद है, एमएस वर्ड पर हमने काम किया हुआ है, तो आप उन सब का लिंक एक पेज पे लगा सकते हैं ताकि आप जहाँ पे क्लिक करें, जिस पेज पे क्लिक करें तो उस पेज पे आप शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरह हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हो सकते हैं। अब फिर सपोज हम बात करेंगे यहाँ पे आकर लिंक, हमने इंटरनल लिंक की बात कर ली, हम एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं। सो एक्सटर्नल लिंक बेसिकली ये होता है कि एमएस वर्ड में आपने फिर सपोज कोई वर्ड मैंने लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ओपन एन इमेज। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे इस पे लिंक लगाना है एक्सटर्नल, लाइक मैं क्लिक करूँ इमेज पे तो मेरे पास इमेज ओपन होके आ जाए। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद जस्ट क्लिक कर देंगे लिंक पर। जैसे हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम पहले हमने बात की थी इंटरनल लिंक की, हमने क्लिक किया था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लिंक की, तो हम क्लिक करेंगे एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको इमेज सर्च आउट करनी है, कोई भी फाइल हो आप, ठीक है, इस तरह इमेज के बजाय कोई फाइल का लिंक भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इमेज का लिंक लगा दूंगा। तो इमेज सर्च कर लेते हैं, इमेज कोई हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास एक इमेज मौजूद है, इस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इमेज को आप, और यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे तो इस इमेज के बाद लिंक लग जाएगा। आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे लिंक पे तो वो लिंक एक्सेस हो जाएगा, होने के बाद बाकी इस तरह इमेज ओपन होके आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह हम जो अपनी इमेजेस भी इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक के तौर पर, और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक दोनों इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेडर फुटर एमएस वर्ड में दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बेसिकली एमएस वर्ड के पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और हेडर बेसिकली पेज के टॉप पे लिखा जाता है और फुटर पेज के बॉटम एरिया पे लिखा जाता है। तो हेडर और फुटर को लिखने का पर्पस क्या होता है कि आप ऐसा कंटेंट जो कि हर पेज पे चाहते हैं कि सर अगर हम एक बार इम्प्लीमेंट कर दें पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पे, और वही सेम कंटेंट प्लस उसमें ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी शेप्स हो या पिक्चर हो, वो आपकी हर पेज के ऊपर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में आप हेडर का इस्तेमाल करते हैं, फुटर का इस्तेमाल करते हैं। हेडर बेसिकली पेज के टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फुटर बेसिकली पेज के बॉटम एरिया पे कुछ भी टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सपोज यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए इसमें हेडर्स दिए हुए होते हैं। अगर आपको ये यूज़ करना तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अगर एक अपने पास से कोई कस्टम हेडर क्रिएट करना है तो आप फिर कस्टम हेडर पे भी क्लिक करके उसको एक
एडिट हेडर पे क्लिक करके एक हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है के पास एडिट हेडर, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे एडिट हेडर के ऊपर तो हम बेसिकली अपने पेज के टॉप एरिया में हेडर को इंसर्ट करा लेंगे। अब देखिए जितने भी पेज का बेसिकली टॉप एरिया होता है, ये जो ऊपर टॉप जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेडर लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास पेज का हेडर कहलाता है। इन केस अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक अगर हम इसमें लिख देते हैं लाइक फॉर सपोज लुमिनरी लर्निंग सर्कल, लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, और ये लिखने के बाद अब यहाँ पे कोई अगर मुझे पिक्चर पे इंप्लीमेंट करनी है तो जैसे आप हेडर को इंसर्ट करेंगे अपने MS वर्ड के पेज पे तो वहाँ पे आपके पास एक हेडर फुटर का मेन्यू ओपन होकर हो जाएगा, और उस मेन्यू में आपको पिक्चर का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। आप यहाँ से ही पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, या पे अगर आप चाहें तो इंसर्ट मेन्यू पे आकर यहाँ से ही पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। हम फिलहाल यहाँ से कर लेंगे और क्लिक करेंगे पिक्चर पर, और करने के बाद कोई भी रैंडम पिक्चर आपके पास पड़ी है तो फिलहाल हम कोई भी रैंडम पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, और ये वाली पिक्चर को क्लिक करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे इंसर्ट। ये पिक्चर यहाँ हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। साइज थोड़ा यहाँ से हम कम कर लेंगे इसके ऑप्शन से, और करने के बाद हम इसको करेंगे मूवेबल के थोड़ा मूव हो जाइए, और इसको कर देंगे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बेसिकली, और उठाकर हम फिलहाल इसको यहाँ पे रख देंगे। अब जिस तरह हमने इसको यहाँ पे शेप अप्लाई करा, मतलब पिक्चर अप्लाई करी है ऑब्जेक्ट की सूरत में, और यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट भी लिखा है लुमिनरी, और यहाँ पे हमने टैग्स भी लिखा है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, इस तरह से। अब जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इस लाइन के आउटसाइड पे तो वो उससे क्या होगा कि जो आपका हेडर होगा बेसिकली वो हो जाएगा अनएक्टिवेट, और जो आपका पेज का एरिया होगा वो हो जाएगा एक्टिवेट, इस तरह से। यानी कि अब जो हेडर पे लिख दिया हमने वन टाइम वो तरीके लिख दिया है, अब जो आप बाकी आगे काम करेंगे वो फिर हेडर में काउंट नहीं होगा, वो बेसिकली पेज का कंटेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए, ताकि एक पेज आपके पास इंसर्ट हो जाए। अब देखिए जितनी बार कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास हर पेज के टॉप पर इस तरह की स्पेसिफिक हेडर जो हमने ऊपर बनाया था वो आपके पास हर पेज पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है जो हेडर बेसिकली हर पेज पे रिपीट होता है। और अगर इन केस आप किसी स्पेसिफिक पेज से हेडर को चेंज करना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि सर हम थर्ड पेज से एक डिफरेंट हेडर अप्लाई करें, तो वो भी हम कर सकते हैं सिंपल इस तरह। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेज को ब्रेक करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि जो पेजेस होते हैं आपस में उनका लिंक्स होता है, यानी कि दो तरह का लिंक होते हैं, एक तो होता है सेक्शन का लिंक होता है और एक खुद एक लिंक होता है। तो इन दोनों को पहले हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो फर्स्ट सपोज अगर मैं इस वाले पेज से पेज नंबर 3 से अगर मुझे अपना हेडर चेंज करना है तो सर क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। आपको पहले पेज के टॉप पे क्लिक करना है, हेडर पे नहीं, पेज के टॉप पे क्लिक करना है जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है। आप आएंगे लेआउट मेन्यू में, ब्रेक्स पे जाएंगे, और ब्रेक्स पे जाने के बाद आप यहाँ से यहाँ पे लिखा मिलेगा सेक्शन ब्रेक। आप सेक्शन ब्रेक में आके सर क्लिक कर देंगे कंटिन्यूअस पर, इस तरह से। आप जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है हेडर पे। देखें आप दो तरह से हेडर को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो क्या था भाई, इंसर्ट में गए, आप हेडर पे गए और सर क्लिक कहाँ कर दिए, एडिट हेडर के ऊपर, और सेकंड वे के आप डबल क्लिक करके भी हेडर को एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से। तो सेक्शन ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ आगे ऊपर सेक्शन 1। अब जितने भी इससे प्रीवियस पेजेस हैं वो सारे सेक्शन 1 में ही कैलकुलेट होंगे, ठीक है, काउंट होंगे, और जो इसके बाद के पेजेस हैं जहाँ से हमने ब्रेक किया सेक्शन को वो वहाँ से आपको सेक्शन 2 स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। अभी भी इस पेज का लिंक प्रीवियस पेज से है, तो यहाँ पे हम लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करके ये लिंक को भी ब्रेक कर देंगे इस तरह से। अब लिंक भी ब्रेक हो चुका है और सेक्शन भी ब्रेक हो चुका है, दोनों हमने ब्रेक कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप इमेज को चाहे तो चेंज कर लें, हम राइट क्लिक करेंगे, इमेज को क्लिक करेंगे चेंज इमेज, और यहाँ पे हम फाइल इमेज पे जाकर कोई एक डिफरेंट इमेज लेके आ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इमेज को चेंज कर लिया बेसिकली, और हम चाहे कंटेंट को भी बेसिकली साइज बढ़ा सकते हैं इसका और बोल्ड कर सकते हैं, जो आप चाहे उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब जो फॉर्मेटिंग जो इमेज मैंने इस पेज से दी है, तो जितना भी सेक्शन 2 चल रहा है, जितनी पेजेस के ऊपर ये मौजूद है वो सब पे यही चीज आपको दिखाई देगी, लेकिन जो इसकी प्रीवियस पेजेस मौजूद हैं उस पे वो रहेगा जो पहले था, इस तरह से। तो यानी कि आप किसी भी स्पेसिफिक पेज से हेडर को डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको बस करना पड़ेगा सेक्शन ब्रेक और करना पड़ेगा लिंक ब्रेक। तो ये दो चीजें वो आपको लास्ट में करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको यहाँ कुछ हेडर्स के मेन्यू में ही 3 तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है डिफरेंट फर्स्ट पेज, दूसरा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये कि जो आपके पास MS वर्ड में इन केस कि अगर हमने MS वर्ड में 5 या 6 पेज लेकर आए हैं और लाने के बाद जो आपका फर्स्ट पेज का हेडर होगा बेसिकली वो बाकी पेजेस से डिफरेंट होगा। इन केस जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है
लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, इस तरह से। और अब ये कंटेंट बेसिकली मेरे पास भी तो बाय डिफॉल्ट हर पेज पर शो हो रहा होगा, लेकिन अगर मुझे ये फर्स्ट पेज डिफरेंट करना है बाकी पेजेस से, लाइक उसका हेडर डिफरेंट करना है, आप डबल क्लिक करेंगे हेडर पे और जस्ट टिक कर देंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज पर। जब जैसे ही हमने इस पर टिक करेंगे तो अब उसने क्या किया, अब उसने देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया आपके पास फर्स्ट पेज हेडर, और जो बाकी पेजेस हैं वो उस पर क्या लिखा होगा जो हमने पहले लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे, लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन। यानी कि इसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट पेज था वो बाकी पेजेस से डिफरेंट हो चुका है। अब जो आप फर्स्ट पेज पे टाइप करेंगे वो सेकंड पेज पे नहीं आएगा, ना ही वो थर्ड पेज पे आएगा, वो सिर्फ फर्स्ट पेज पर रहेगा। यानी कि फर्स्ट पेज बेसिकली यूनिक हो गया है। तो फर्स्ट सपोज यहाँ पे हमने लिखा है फाउंडेशन, सेंट्रल लाइन किया उसको मैंने जरा सा, और साइज कर इंक्रीज कर दिया इस तरह से बोल्ड। अब जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है बेसिकली फाउंडेशन, ये आपके ना तो सेकंड पेज पर आएगा ना थर्ड पेज, बिकॉज इसका जो हेडर है हमने टिक किया था डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर, तो उसकी वजह से वो अब आपका जो फर्स्ट पेज है बेसिकली एमएस वर्ड ने वो बाकी पेजेस से डिफरेंट हो गया। सेकेंड चीज इसमें क्या देखें, इसमें लिखा मिलेगा आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का मतलब ये है कि जो ऑड पेजेस होंगे वो जो आप कंटेंट लिखेंगे ऑड में वो ऑड में चलता रहेगा, और जो आप कंटेंट लिखेंगे इवन पेजेस हैं वो आपके पास इवन पेजेस में ही चलते रहेंगे। जिस तरह हमने टिक किया ऑड एंड इवन पेजेस के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे देखें फर्स्ट पेज जो है वो बेसिकली ऑड पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ गया ऑड पेज हेडर। तो अब हमने ऑड पेज वाले हेडर में लिखे हुआ लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, और ऐसी अगर हम लोग फिर सपोज इसको ड्रैग डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इवन पेज। तो इवन पेज जो बेसिकली हमारे पे मौजूद है, इसमें जो हम कंटेंट डालेंगे इसकी हेडर में वही चीज सिर्फ इवन पेज में ही शो करेगा। जिस तरह हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया फाउंडेशन, और इसको थोड़ा सेलेक्ट करा और साइज थोड़ा इसका हमने इंक्रीज कर दिया, अगेन इसको हमने बोल्ड कर थोड़ा सा। अब इवन पेज में सिर्फ लिखा हुआ है फाउंडेशन और ऑड पेज में लिखा हुआ है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन। तो अब जो हमने एक बार इवन में और ऑड में ऐड कर दिया है वही चीज इवन में और ऑड में चलती रहेगी। देखिए ऑड में लिखा हुआ है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, तो इस तरह। तो देखिए यही चीज़ होती है बेसिकली, आपके जो ऑड पेजेस होते हैं, जो आप ऑड पेज पे कंटेंट लिख देते हैं वो ऑड पे चलते रहते हैं, जो आप इवन पे लिखते हैं वो आपके पास इवन पे इस तरह से चलते हुए आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये था हेडर। अब अगर आप लोगों ने हेडर समझ में आप लोगों को आ गया है, तो फुटर बिल्कुल सेम है हेडर का, बिकॉज हेडर बेसिकली पेज के टॉप के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है और फुटर पेज के बॉटम एरिया के ऊपर। फिलहाल अभी हम बात करेंगे पेज नंबर की, कि पेज नंबर क्या होते हैं। अगर हम अपने पेजेस के ऊपर 1 बाय 1 नंबर्स को ऐड करना चाहें या फिर लगाना चाहें, तो भाई बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू पे और सर क्लिक करेंगे पेज नंबर पे, और यहाँ पे हम कोई भी एक पोजीशन पेज की सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको जो नंबर चाहिए वो पेज के किस प्लेस पर चाहिए, किस मतलब कौन सी जगह पे चाहिए, पेज के टॉप पर, पेज के बॉटम पर, या पेज की मार्जिन साइड पर, या पेज के करंट पोजीशन जहाँ आपका कर्सर इस पर ब्लिंक कर रहा है उस साइड पर। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आते हैं और सर सेलेक्ट करते हैं टॉप ऑफ द पेज, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट तरह के पेज नंबर के डिजाइंस होंगे, यहाँ पे सैंपल्स मौजूद हैं। और तो यहाँ पे आपको जो ठीक लग रहा है फर्स्ट ऊपर अभी हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं एसेंट बार 2 वाला। जस्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पेज के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अब आप एमएस वर्ड में जितने भी पेजेस लेकर आएंगे तो पेजेस के अकॉर्डिंग पेज नंबर आपको वो शो करेगा। तो फर्स्ट सपोज अभी हमने पेज नंबर 7 तक इंसर्ट कर लिए हैं। पेज कैसे इंसर्ट किए जा रहे हैं, आपको जस्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, आपके पास पेज ऑटोमेटिकली इस तरह आते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया, पेज नंबर 7 तक एंड किया है। और अगर मुझे पेज नंबर फिर सपोज करें 3 के बाद से अगेन वही कंडीशन का मुझे पेज नंबर 3 के बाद से पेज नंबर 4 का पेज नंबर फॉर्मेट चेंज करना है। यानी कि अब 4 लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, लाइक ए लिखा हुआ है या फिर बी लिखा हुआ है, वट एवर। ठीक है, कुछ ऐसे ही मुझे मतलब इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट भी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगेन ये आपके हेडर सेक्शन के अंदर आता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली पेज को ब्रेक करेंगे, उसके बाद पेज के आपस में लिंक को ब्रेक करेंगे, ताकि जब पेज ब्रेक हो जाए, उसका लिंक ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो अगेन लेआउट पे जाएंगे, ब्रेक्स पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे कंटिन्यूअस के ऊपर। यहाँ से ये हो गया सेक्शन ब्रेक, डबल क्लिक करेंगे हेडर पे और क्लिक करने के बाद जैसे लिंक को भी ठीक है यहाँ पे हटा देंगे इस तरह से। और लिंक को हटाने के बाद अगेन यहाँ पे देखिए लिखा आपको मिलता है पेज नंबर। जस्ट क्लिक करना है पेज नंबर के ऊपर और आपको सर क्लिक करना है फॉर्मेट पेज नंबर पे। यहाँ पे इस तरह से जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेज नंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नंबर फॉर्मेट। आपको कौन सा नंबर फॉर्मेट चाहिए
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट तरह के होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, रोमन, काउंटिंग एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सपोज अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेंगे, कैपिटल, और कहाँ से स्टार्ट करना है हम कर देंगे स्टार्ट एट ए से स्टार्ट कर देंगे इसको। ये करने के बाद आप जस्ट यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखें वो आपके पास पेज नंबर ए से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके जो प्रीवियस पेजेस हैं वहाँ पे वो नंबर्स के अकॉर्डिंग चलेगा इस तरह से 3 तक, और वो यहाँ से जो सेशन नंबर 2 स्टार्ट किया हमने यहाँ से वो अल्फ़ाबेटिकल हो चुका है। तो पेज नंबर ए यहाँ पर है, पेज नंबर बी अगेन आगे है, और पेज नंबर सी वो आपको आगे दिखाएगा। तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू करता रहेगा आगे। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग पेज नंबर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेज के ऊपर, पेज के ही अकॉर्डिंग। चलिए जी, अब बात करते हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। तो टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो होती है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक शेप ही कहलाता है जो कि आपको मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पेज के किसी भी एरिया पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। आपको जस्ट क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे लिखा होता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगेन एक चीज़ आपको मैं गाइड कर दूँ कि इसमें आपको अगेन कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से उठा के इंसर्ट कर सकते हैं पेज के ऊपर, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें खुद एक अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, तो फिर आपको जस्ट क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आपके पास बना हुआ आ जाएगा कुछ प्लस का साइन, जस्ट ड्रैग करेंगे इसको इस तरह, तो आपके पास देखें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ के आ जाएगा। जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन बेसिकली और उसका फिल शेप साथ आता है। तो आप पहले उसकी आउटलाइन ख़त्म कर दीजिए, लाजमी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हमने इसका नो फिल भी ख़त्म कर दिया, इसकी आउटलाइन भी यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया बेसिकली। और यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। फर्स्ट ऊपर हमने यहाँ पे दे दिया रैंडम कमांड से एंटर किया, तो देखिए अब यानी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जितना भी कंटेंट लिखा है वो मेरे ही अकॉर्डिंग टेक्स्ट में फिक्स होकर आ रहा है, ठीक है। आप इस जिस तरह चाह रहे इसको एडजस्ट करवा सकते हैं बेसिकली। ये आपके पास होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को आप फिर कहीं भी इस तरह मूव कर लें, पेज के किसी भी कॉर्नर पे ले जाएं। इसका साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो डॉट्स आपको दे रखे हैं इन्होंने यहाँ से, तो आपको जस्ट डॉट्स पे क्लिक करना है, उसको फिर यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है साइज़ का अगर आप चाहते हैं तो। टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं भी बेसिकली मूव करवा सकते हैं और उसमें आप जितना कंटेंट चाहें उसमें, ठीक है, आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कंटेंट दिया गया है इसमें, और यहाँ पे उसको इस तरह साइज़ को भी टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स आपको अपने कंटेंट को कहीं भी प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे चीज़ टेक्स्ट बॉक्स आई होप कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको मिलेगा बेसिकली वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली आपके किसी भी टेक्स्ट को एक तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करता है, और सेकंड चीज़ क्या है कि वो आपके टेक्स्ट के अंदर एक आर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट तरह की। तो फर्स्ट सपोज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको इस तरह से और वर्ड आर्ट में गए, यहाँ पे जस्ट कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए वो आपके टेक्स्ट को पहले उसने टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट किया इस तरह, और उसने आपके टेक्स्ट को एक आर्ट प्रोवाइड करी है कि उसका कलर चेंज कर दिया, उसकी आउटलाइन डिफरेंट कर दी है, उसमें शेडिंग प्रोवाइड कर दी है। तो इस तरह से बेसिकली क्या है कि वो आपके टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में भी कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको आर्ट भी प्रोवाइड करी है। तो ये होता है बेसिकली आपके पास वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट के बाद मिलेगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली आप लोगों ने बेसिकली आई थिंक देखा भी होगा न्यूज़पेपर्स में या फिर आर्टिकल्स के अंदर कि ड्रॉप कैप्स वगैरह जो होते हैं वो आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट सपोज आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट में पैराग्राफ के, जस्ट क्लिक करना है ड्रॉप के ऊपर, और यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक ड्रॉप होता है, एक होता है इन मार्जिन। ड्रॉप मतलब होता है कि वो ड्रॉप तो करेगा बट वो पैराग्राफ के इनसाइड ड्रॉप करेगा। एक होता है इन मार्जिन के वो मार्जिन साइड पर जाके अपने पैराग्राफ को जो है ना आपके लेटर को ड्रॉप करेगा बेसिकली इस तरह से। और यहाँ पे अगर आप इसको और मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो हम क्लिक करेंगे ड्रॉप के ऑप्शंस के अंदर। इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक लाइंस टू ड्रॉप पे कितनी लाइंस आपको ड्रॉप करनी है। अभी तो फिलहाल 3 हो रही है, 1, 2 एंड 3, और कितना डिस्टेंस रखना है आपको इस कैपिटल वर्ड से अपने पैराग्राफ का। तो डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाइंस भी थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे कर देंगे इसको इस तरह से ओके। तो फिलहाल क्या है कि आपके पास थोड़ा लाइंस ही बढ़ गई हैं इसमें, और डिस्टेंस भी टेक्स्ट में आपके कैपिटल लेटर्स के दरमियान आ चुका है इस तरह से। तो बेसिकली ये होता है आपके पास एक ड्रॉप कैप का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके ऐसा ऑप्शन है कि ये ऐसा काम जो MS वर्ड में पॉसिबल नहीं है, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर करके हम MS वर्ड में एम्बेड करवा सकते हैं। फर्स्ट सपोज हमने क्लिक किया ऑब्जेक्ट पर,
ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो जिनको ये सपोर्ट करता है, जैसे कि इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, बिटमैप इमेज, MS पेंट होता है जो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में हुआ होता है इंस्टॉल्ड। और अभी हम लोग MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं 2019 का, और इसके अंदर हम लोग 2003 MS वर्ड भी इंसर्ट करवा सकते हैं, पुराना वाला। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा MS वर्ड 2003 ये रहा। जस्ट क्लिक करें इसको यहाँ पे और यहाँ पे कर दीजिए ओके। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आपके पास खुल के आ जाएगा कंपैटिबिलिटी मोड MS वर्ड का, और यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू पे जाएंगे तो यहाँ पे वर्ड आर्ट यहाँ कुछ डिफरेंट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे इस तरह, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक लुमिनरी, और लिखने के बाद हमने यहाँ पे ओके किया इस तरह से। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, आपको थोड़ा साइज इंक्रीज करना है इस तरह से, और यहाँ से क्लोज करेंगे इसको। तो जो टेक्स्ट आपने इस वाले वर्जन में दिया है वही यही टेक्स्ट सेम आपके लेटेस्ट वर्जन में लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट को एम्बेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट की सूरत में। एंड आई होप कि आपको समझ में आया, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट काम क्या करता है कि वो आपके टेक्स्ट को एम्बेड करता है। आपके टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी काम जब दूसरे सॉफ्टवेयर में करेंगे वो उस सॉफ्टवेयर से उठा के आपको MS वर्ड में ला के दिखा देगा। अच्छा, अब बात करेंगे इक्वेशंस और सिंबल्स के बारे में। इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि मैथमेटिकल वर्किंग जो हम लोग कर रहे होते हैं या फिर मैथमेटिक्स का पेपर क्रिएट करते हैं अगर, तो उस सूरत में हमें इक्वेशंस की हेल्प पड़ती है, और यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे आज। और इक्वेशंस की जो हमारे पास शॉर्ट की होती है वो होती है ऑल्ट इक्वल टू। अगर आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा टाइप इक्वेशन हियर का एक ऑप्शन, और ऊपर एक मेन्यू भी खुलकर आएगा किस नाम से, इक्वेशंस के नाम से। ये रहा, मतलब इक्वेशन अगर क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे इस मेन्यू की हेल्प करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अपॉन वैल्यूज होती हैं, स्क्रिप्टिंग क्या होती हैं, पावर्स की वैल्यूज होती हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, रूट वैल्यूज होती हैं, ब्रैकेट्स यहाँ मिलेंगे आपको देखने को, फंक्शन साइन कॉस थीटा और इस तरह के और भी फंक्शंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सपोज जो भी आप इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे एक रैंडम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें जो सबसे पहली बात आ रही है वो आ रही है अपॉन्स की। तो अपॉन की, तो अपॉन के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट क्लिक करेंगे फ्रैक्शंस पर, और यहाँ पे डिफरेंट तरह के अपॉन्स की वैल्यू दी हुई होती है फ्रैक्शंस फॉर्म में। आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट वाली, और करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्सेस बने हुए आ रहे होंगे। तो बॉक्स पे पहले क्लिक करना है लिखने के लिए। जैसे आप पहले क्लिक करेंगे उसके बाद हमने x टाइप किया, फिर नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप y टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आप y के आगे आपको टाइप नहीं करना, हमने कहता है x अपॉन वाई प्लस। तो प्लस के लिए आपको बेसिकली प्रेस करना है राइट एरो की, ताकि आप उस वैल्यू उसके बराबर में आ जाए। उसके बाद प्रेस करेंगे प्लस, एंड देन अगेन फ्रैक्शन चाहिए तो जाएंगे अगेन फ्रैक्शंस के अंदर इस तरह से, और दोबारा क्लिक करेंगे बॉक्सेस के ऊपर 1 बाय 1, और यहाँ पे कर देंगे इस बार y अपॉन एक्स। अगेन एरो की प्रेस करेंगे राइट, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे 1, यानी कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो ये एक बेसिक इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। इसके अलावा भी बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस होती हैं जो कि हम जैसे कि अब इसको क्रिएट करेंगे। तो रैंडमली पहले हम क्या करते हैं कि उन इक्वेशंस को जो डिफिकल्ट हमें लगती हैं प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे इसी में से इंसर्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह ये रही, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसको इंसर्ट किया। अब इसको देख के इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ प्रेस किया ऑल्ट इक्वल टू, और करने के बाद सबसे पहले जिसमें क्या आ रही है वो आ रही है x, आपने लिख देना है x इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे आप अगेन फ्रैक्शंस की बात है तो आप जाएंगे फ्रैक्शंस के अंदर, सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, एंड देन यहाँ लिखा हुआ माइनस b, आप सेलेक्ट करेंगे माइनस, उसके बाद b। देन यहाँ पे आ रहा है सिंबल प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का सिंबल बेसिकली आपको सिंबल्स में देखने को मिलेगा। और इन सिंबल्स के लिए आप सिंबल्स वाले सेक्शन पे आएंगे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंबल्स चाहिए। अभी फिलहाल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक मैथ का माइनस या प्लस, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरह के सिंबल्स भी आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल ये पे हम क्लिक करेंगे बेसिक मैथ पर, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्लस माइनस का सिंबल, और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अब कह रहे हैं कि सर अंडर रूट की वैल्यू दें। तो सर रूट वैल्यू का हमारे पास ये रेडिकल के नाम से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाला। करने के बाद फिर क्लिक करेंगे बॉक्स में, उसके बाद यहाँ पे आ रही है बी स्क्वायर, तो ये स्क्रिप्टिंग वैल्यू आप क्लिक करेंगे, स्क्रिप्टिंग पे सेलेक्ट कर लेंगे अगेन फर्स्ट वाला, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इस वाले बॉक्स पे बी लिख देंगे और क्लिक करेंगे, इस वाले बॉक्स के ऊपर आप 2 लिख देंगे, यानी कि बॉक्स को सेलेक्ट करना इट इज़ कंपल्सरी। फिर लिखा हमने माइनस देन अगेन 4ac, इट इज़ सो सिंपल, और नीचे क्लिक करके भी लिख देंगे सर 2a।
सो ये कुछ प्रोसेस था जिस तरह भी हमने अपनी इक्वेशंस को क्रिएट किया एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम कोई भी इक्वेशंस बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस की हेल्प के अकॉर्डिंग। इक्वेशन समझ में आ गए आई होप आप लोगों को, और इसकी प्रैक्टिस आज में कीजिएगा। अब लास्ट डे के इंस्टेंट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन सिंबल्स का है। सिंबल्स बेसिकली हम मतलब किसी भी चीज़ का एक सिंबल होता है, कोई करेंसी है उसका एक सिंबल होता है, फेस, इमोजीज वो भी सिंबल्स में होते हैं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सिंबल्स के अंदर ही कैलकुलेट होती हैं, काउंट की जाती हैं। तो फर्स्ट सपोज हम यहाँ पे क्लिक कर देना मोर सिंबल्स पे। अगर हमें ऐसा सिंबल ना मिले जो हमें यहाँ पे चाहिए तो जस्ट क्लिक कर देंगे मोर सिंबल्स पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक विंडो खुलकर आएगी। इस विंडो में आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, सिंपल इज डैट। तो ये सारे सिंबल्स बेसिकली, इन सारे सिंबल्स का एक नाम होता है स्पेसिफिक, यानी कि हर सिंबल्स एक कैटेगरीज में फॉल कर रहे होते हैं और वो कैटेगरीज फॉन्ट्स की होती हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉन्ट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेबडिंग्स। तो ये सारे सिंबल्स वेबडिंग्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपको डिफरेंट चाहिए सिंबल्स तो यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें तो फॉन्ट्स भी सिंबल्स भी आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम ये वाले सेलेक्ट कर लेते हैं वेबडिंग, और सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाला स्पाइडर वाला सिंबल, और इसको यहाँ से इंसर्ट करते हैं पेज पे। देखिए आपके पास पेज पे इस तरह से बनकर आ जाएंगे, काफ़ी स्मॉल साइज में आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर यहाँ पे हम क्लिक करके साइज थोड़ा बढ़ा दें इसका, यहाँ पे इसको इंसर्ट करें तो ये आपके पास पेज पे बनकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये सेंटर में इस तरह से बनकर आ रहे हैं। सेलेक्ट करके साइज थोड़ा इसका और इंक्रीज कर देना है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये बेसिकली इस तरह से हम लोग अपने सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और किसी भी सिंबल की शॉर्ट की अगर क्रिएट करनी है, कोई ऐसा सिंबल जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसकी हम शॉर्ट की भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसका स्पाइडर और वेब, और क्लिक करने के बाद हमने क्लिक कर देना है शॉर्ट कीज़ के ऊपर, शॉर्टकट की पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक खुल के आएगा ऑप्शन। इस ऑप्शन में लिखा होता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। इसमें वो शॉर्टकट की इस्तेमाल ना करें जो पहले से यूज़ हुई, जैसे कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होती है, तो ये आपसे कहेगा कि सर करंटली असाइन टू बोल्ड, ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल हो चुकी है, तो यू हैव टू यूज समथिंग डिफरेंट। आपको कोई डिफरेंट शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोल अल्टर 9 का इस्तेमाल किया है, तो सर कह रहे कि ये शॉर्ट की अनअसाइन, यानी कि ये शॉर्ट की असाइन नहीं हुई, यानी कि आप असाइन कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्लिक करते हैं असाइन के बटन पर ताकि ये शॉर्ट की यहाँ से हटके असाइन वाले करंट कीज में आ जाए। जब यहाँ पे आ जाएगी तो जैसे आप क्लिक कर दिए क्लोज पर, और यहाँ पे कर देंगे क्लोज। जो शॉर्ट कीज आपने क्रिएट की थी कंट्रोल अल्टर 9, आप उसे प्रेस करें, देखें तो वो जो शॉर्ट की आपने क्रिएट की थी इस तरह वो आपके पास सिंबल्स को लेकर आ रही है। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी सिंबल्स की शॉर्ट की को क्रिएट करने का। सो यहाँ पे बेसिकली आपका ख़त्म होता है इंसर्ट मेन्यू। और एंड आई होप कि आपको ये जो आज की वीडियो थी वो समझ में आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से अच्छे, ताकि आपको और भी इसमें जो ऑप्शंस हैं इंसर्ट मेन्यू में जितने भी हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।